नमस्कार दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बेहद ही स्पेशल है। आज हम सब के बीच में हैं ब्रिगेडियर शारदेंदु सर, और आज हम एक बहुत ही मे बी स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव से बात करने वाले हैं। सर, बिफोर इनवाइटिंग यू कि आप इस पॉडकास्ट में अपना इंट्रोडक्शन दें, हम ये भी आपसे बताना चाहते हैं कि ये जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो फ्री फ्लो डिस्कशंस में हम लोग बात करेंगे। और पर्सपेक्टिव हैं, जैसे पहला पर्सपेक्टिव पे हम लोग बात करेंगे जिसमें कि एक कॉरपोरेट प्रोफेशनल एक इंडियन आर्मी प्रोफेशनल से क्या क्या चीज़ें सीख सकता है। आज के टाइम में हम लोग बहुत सारे इश्यूज़ पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उन सब पे हम लोग बात करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ हम आउटकम ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा होगा पर्सपेक्टिव जिसमें कि हम लोग जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है इन इंडिया, वो हम क्या क्या चीज़ों पे बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ पे बात कर रहे हैं। और तीसरा पर्सपेक्टिव होगा कि हम लोग जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन है उस पे हम क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं एज एन इंडियन आर्मी, और इस पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर द प्राइवेट सेक्टर। तो हम ये 3 सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे। और उसके पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जीटी लॉग पॉडकास्ट में, और रिक्वेस्ट करते हैं सर कि आप हमें अपने बारे में बताएं, क्योंकि हमें लगता है कि वी ऑल हैव अ फैन बॉय मोमेंट, कि हम सब लोग जब भी इंडियन आर्मी प्रोफेशनल या किसी भी सेना के किसी भी लोगों से मिलते हैं या देखते भी हैं, तो हमें लगता है कि वी आर फिल्ड विद द जॉय एंड प्राइड, क्योंकि हमें लगता है कि जितना आप लोग देश के लिए करते हैं वो सब हमें बहुत ही ज़्यादा उत्साह से भर देता है। सर, आप प्लीज़ अपने बारे में बताएं। नमस्कार अनुराग जी। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने पॉडकास्ट में बुलाया और मेरे को मौका दिया कि हम आपके साथ और आपके तमाम दर्शकों के साथ एक कनेक्ट कर सकें और साथ में उन सारे बिंदुओं पे प्रकाश डाल सकें जिसका आपने अभी जिक्र किया है। तो जहां तक मेरा इंट्रोडक्शन का सवाल है, देखिए मेरी शुरुआत इलाहाबाद से हुई। अब तो इसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, लेकिन मैं अभी भी इलाहाबाद में ही विश्वास करता हूँ कि वो एक गंगा जमुना की जो कल्चर है, हाँ, उसको ब्लेंड करता है, और मैं उसमें आज भी विश्वास करता हूँ। तो नॉट स्टैंडिंग दैट, लेकिन पहले तो मैं अपने उस सरजमी को सलाम करता हूँ, उस देश को नमन करता हूँ जहाँ मैं पैदा हुआ और जिसकी सेवा करने का मुझे 36.5 साल तक लगातार मौका मिला। और उस जमी को जहाँ मैं पैदा हुआ और जहाँ से मैंने ऐसी शिक्षा ग्रहण की, वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद की सरजमी को मेरा नमन। और मैं उन तमाम लोगों को बोलता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन से कनेक्ट होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपने देश और परिप्रेक्ष्य से कनेक्ट होना पड़ेगा। जब आप इस तरीके से कनेक्ट होते हैं तो आपके अंदर एक अलग तरीके की स्फूर्ति आती है, एनर्जी आती है, मोटिवेशन आता है, और एक सही राह पे चलने का आपका हमेशा मार्गदर्शन करता है। जब भी मैं विषम परिस्थितियों में रहा हूँ, बड़े डिफिकल्ट मोमेंट भी आए, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मेरे विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने क्या मेरे को सिखाया है, क्या मैं इससे ओवरकम नहीं कर सकता हूँ। तो एक बड़ा ही क्लियर कट इंसाइट मिलता है उससे, और आगे बढ़ने की क्षमता मिलती है। तो मैं उस विश्वविद्यालय को नमन करता हूँ। और इलाहाबाद में जो भी छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने आता है, वो एक सपना लेके आता है, और उस सपने का हिस्सा होता है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना। उसी के तहत हमने भी वहाँ शुरुआत की थी। सब्जेक्टों का चुनाव ऐसे किया, पढ़ाई पे ध्यान दिया, लेकिन ये मौका आता है। इसके पहले फौज में आने का अपॉर्चुनिटी मिला, और जब मैं वहाँ सेलेक्ट हुआ तो मैं हिम्मत नहीं कर पाया इसको ना करने की। मैं जानता था कि ये मेरा चॉइस नहीं है, लेकिन डिफेंस का जो ग्लैमर, जैसा आपने बोला, जो यूथ का जो चार्म है वो देखा, तो उससे मैं भी बहुत प्रभावित था। और मेरे घर के सामने से तमाम सेना की गाड़ियां जाया करती थी, मैं उससे भी बहुत इम्प्रेस था। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि मैं भी सेना में चला जाता हूं। और मैंने जब ट्रेनिंग की तो मेरे को एक बड़ा अलग किस्म का एटमॉस्फेयर मिला। एवरी डे देयर वाज अ चैलेंजिंग रोल, चाहे वो ट्रेनिंग की टफनेस हो, चाहे आप जब कमीशन होकर यूनिट में आते हैं तो आपके जवानों का एस्पिरेशन लेवल, वो आपको एक अलग निगाह से देखते हैं कि क्या ये अफसर जो हमारी यूनिट में आया है ये इस काबिल होगा कि हमको कमांड कर सके। क्योंकि 800 जवानों की निगाहें एक यंग ऑफिसर को देखती हैं कि कल आगे आने वाले दिनों में इस ऑफिसर ने हमको लीड करना है, क्या हमारा जो जीवन या हमारी जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है सेफ हाथों में है कि नहीं। इन सब चीज का जिसको भी अभाव होगा अनुराग जी, वो एक्सेल करेगा, वो कभी भी अपने जवानों को लेट डाउन नहीं करेगा, जितनी भी उसकी कैपेसिटी उसमें मेहनत करेगा।
इसी के तहत मैंने मेहनत की और कभी भी एक भी ऐसा अवसर नहीं आने दिया जिससे कि मेरे जवानों को, मेरी कमांड में कोई भी लेट डाउन हो किसी भी तरीके से, चाहे वो पर्सनल फ्रंट पे हो, प्रोफेशनल फ्रंट पे हो। और जो भी टास्क मिला, जो भी हमारे ऑपरेशनल रोल थे, चाहे वो इंसर्जेंसी का इलाका हो पंजाब में, या सियाचिन ग्लेशियर हो, या दंगा को कंट्रोल करने के लिए मेरठ में हमारे कॉलम का डिप्लॉयमेंट हो, या नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी हो, या JNK की इंसर्जेंसी, हमने सारे जगह पे काम किया और तमाम तरीके का एक्सपीरियंस हासिल किया। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जवान मेरे से जो अपेक्षा कर रहे हैं मैं उसको डिलीवर नहीं कर पाया, उसमें मैं सक्षम में, यही मेरा अचीवमेंट है अल्टीमेटली। और जब मैं कमांड के बाद प्लानिंग स्टेज में गया तो आर्मी हेडक्वार्टर से लेके डाउन कमांड हेडक्वार्टर, कोर हेडक्वार्टर, हर जगह मैंने काम किए। और जो मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिस तरीके से हमें प्लानिंग करना था, जिस तरीके से हमें वेरियस कंटीजेंसी पे काम करना था, उस पर काम किया गया। और ये इंश्योर किया कि वो लास्ट मैन तक हमारे जो निर्देश हैं, जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो पकड़ है, उसकी मदद के लिए पहुंचे। तो ये सारे चीजें इंश्योर करते करते कैसे 36 साल निकले नहीं पता लगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक सेटिस्फैक्शन है, एक गर्व है कि हमने ऐसा काम किया कि मैंने कभी लेट डाउन होने नहीं दिया, ना अपने सीनियर को, ना अपने कलीग को, ना जूनियर को। एक बहुत बड़े सेटिस्फैक्शन के साथ आज भी मैं देश की सेवा में निरंतर लगा हूँ। तमाम तरीके के अपने व्यूज, एक्सपर्ट व्यूज ऑन डिफेंस मैटर देता रहता हूँ। तमाम तरीके के कॉर्पोरेट में मैंने काम किया। उन जो इथोस मैंने आर्मी में सीखे थे, आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो एक आज की डेट में भी मैं जो समय फौज में निकला और जो मेरा आज की डेट में कॉर्पोरेट ऑफिस में निकलता है, और जो मैं लोगों को जिस तरीके के प्रशिक्षण देता हूँ, गाइडेंस देता हूँ, जिस तरीके का मैं मीडिया से मेरा इंटरेक्शन रहता है तमाम टीवी चैनल पे, पॉडकास्ट में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैंने चीजें सीखी हैं, जानी है जिंदगी में, वो दूसरे को उससे इन्फ्लुएंस करूँ और उसको सही राह पे दिखाऊं। एक ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। इसी के तहत मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने GT लॉग में मेरे को बुलाया और आपने दर्शकों के साथ जुड़ने का एक मौका दिया। मेरा मानना है कि जो भी मैं कहूँगा, अगर दर्शक इसको सच्चे मन से सही तरीके से इम्बाइब करेंगे तो शायद उनको बेनिफिट होगा और आगे आने वाले दिनों में उनका एक पथ प्रदर्शन होगा, और वो भी कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग और नेशन के जो एनहांसमेंट है, जो आपसे नेशन उम्मीद कर रहा है, उस पर खरे उतरेंगे। अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो दोस्तों, ब्रिगेडियर शारदेंदु सर ने 1984 से लेकर के और फिर 2021 तक इंडियन आर्मी को सर्व किया है। सर, इतना लंबा कार्यकाल, मुझे लगता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन और क्वेरीज, क्वेश्चंस हैं हमारे दिमाग में, बट मुझे लगता है कि कुछ एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे लगता है कि जैसे जब हम लोग मूवीज देखते हैं, जब हम लोग चाहे वो इंडियन आर्मी पे बेस्ड हो या इंटरनेशनली देखते हैं, तो हमें लगता है कि कुछ जो क्वेश्चंस है, जो सबसे पहले तो मैं वो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आपसे। बिल्कुल। तो मतलब एक तो हमें बताइए कि मतलब आर्मी स्ट्रेंथ के बेसिस पे मतलब कौन सी टॉप 3 बेस्ट आर्मी हैं अक्रॉस द ग्लोब। मतलब जैसे इंडियन आर्मी किस लेवल पे है, अमेरिकन, चाइनीज, आपके हिसाब से कौन सी 3 सबसे अच्छी आर्मीज कौन कौन सी हैं? देखिए, हमारे यहाँ इस तरीके की रैंकिंग फौज में नहीं होती है, लेकिन ऑब्वियसली आपने देखा होगा तमाम तरीके, जिस तरीके का जियो पॉलिटिक्स इमर्ज हो रहा है, जिस तरीके के तमाम फ्लैश पॉइंट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, और कई जगह तो युद्ध चल भी रहे हैं, जिसमें रशिया यूक्रेन और इजराइल पैलेस्टाइन, आज की डेट में सीरिया चल रहा है, और तमाम तरीके के जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है, इंडो पैसिफिक रीजन आप देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया का इशू देख सकते हैं। तो तमाम ऐसी वर्ड हैं कि जो अपने आर्मी के एनहांसमेंट कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है। लेकिन मैं बिल्कुल कन्विक्शन के साथ और पूरे होशो हवास में और वेल कंसिडर्ड व्यू के साथ कह सकता हूँ, तमाम आर्मी से हमारा इंटरेक्शन रहा है। हमने उनके साथ ट्रेनिंग की है, हमने उनके ऑफिसर और जवान के रिलेशन देखे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी देखी है। मेरे को फक्र है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान आर्मी इज द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। ये नंबर 1 आर्मी है। टेक्नोलॉजी वाइज उतने साउंड नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो ऑफिसर जवान का रिलेशन है और जिस कॉन्सेप्ट को हम वॉर फील्ड में
अप्लाई करते हैं उससे हम डेफिनेट रिजल्ट देते हैं। जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, देखिए वो एक रेवेन्यू बेस्ड या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, उसको आपको इम्बाइब करना पड़ेगा। तो इस टेक्नोलॉजी को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कुछ वेस्टर्न पावर, अमेरिका जिसमें एक है, इजराइल की टेक्नोलॉजी काफ़ी साउंड है, अमेरिका की है, फ्रांस है, ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज हैं, लेकिन जो इनको रिजल्ट डिलीवरी है अनुराग जी, वो नहीं है। अमेरिका हर जगह, हर फ्रंट पे आपने तमाम एक्सपीडिशनरी फोर्स उनको बोलते हैं, आपने तमाम तरीके का अमेरिकन ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट किया, लेकिन रिजल्ट नहीं निकाल पाया। इजराइल का भी रिजल्ट देखिए, पिछले 1.5 साल से आप पैलेस्टाइन छोटे से इलाके को आप कब्जे में नहीं कर पाए, और तमाम आपके सिक्योरिटी इशू आप भी कंसर्न है। रशिया यूक्रेन का युद्ध 2.5 साल से चल रहा है। हिंदुस्तान की आर्मी ने 13 दिन में एक नेशन क्रिएट कर दिया। जी जी, ठीक है, इंटेंस स्विफ्ट ऑपरेशन, जो हमारी कैपेबिलिटी थी, ह्यूमन इंटेंसिव, मैन बिहाइंड द मशीन, इन सारी चीजों को कैपिटलाइज करते हुए हमने रिजल्ट दिए। और ज्यादा दूर आप मत जाइए, आप कारगिल वॉर देख लीजिए, एलओसी नहीं क्रॉस किया। हम चाहते तो एलओसी क्रॉस करके भी अटैक करके इस ऑपरेशन को एक्सपेडाइट कर सकते थे, लेकिन जो हमारा नेशनल डायरेक्टिव था उसको हमने वायलेट नहीं किया, एलओसी नहीं क्रॉस किया, और हमने कारगिल की विजय दी। आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक, ये पहली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, कई ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन आपको जो लोगों के जो नॉलेज में आया, वो सर्जिकल स्ट्राइक को देख लीजिए, वन साइडेड था, पूरी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हम हावी हुए। तो इस तरीके के हमने रिजल्ट दिए हैं। और 1962 को छोड़ दीजिए, उसके बाद से लगातार हमने डिलीवरी दी है, लगातार हमने रिजल्ट दिए हैं। तो लिहाजा मेरे को फख्र है कहने में कि हिंदुस्तान आर्मी वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी है, और इसको मैं ही नहीं बोलता हूँ, विश्व के सारे लोग इसको मानते हैं। आज जो विश्व में हिंदुस्तान का स्टैंड है, वो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी और मिलिट्री पावर की वजह से, आपकी डिप्लोमेसी की वजह से। अगर आप नेशन की बात करेंगे तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, डिफेंस, इन सारों चीजों को अगर आप ब्लेंड करते हैं तो हिंदुस्तान उभर के आता है। और हिंदुस्तान आज की डेट में वर्ल्ड में एक पावर है, चाहे वो नाटो कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो। चाइना ने आज की डेट में डेपचॉक से जो आज की डेट में सीज फायर किया या वहां से विड्रॉ करने की बात की है, तो वो आउट ऑफ कर्टसी नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं है। उसने देखा कि इंडियन आर्मी का रिजोल्यूट एक्शन है, हम इतने समय तक वहां पे हमने एडवांस पुश नहीं किया, और हमेशा से चाइना को थ्रेट किया। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको रियलाइज हुआ कि इस LAC पे इस तरीके का स्टैंड ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, कभी ना कभी उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आउट ऑफ प्रेशर उन्होंने इस तरीके का पीस की बात की, इस तरीके के एग्रीमेंट की बात की, जहां विड्रॉल की बात हुई। तो अल्टीमेटली इन सारे चीजों को अगर आप देखें तो मैं आपको बोल सकता हूं, इंडियन आर्मी का जो रिमार्केबल अचीवमेंट है एज लेट एज डेपसॉन्ग एट डेपचॉक तो आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर आप रेट करते तो इजराइल आर्मी प्रोफेशनली बड़ी फेरेशियस है, उनके पास टेक्नोलॉजी, लेकिन छोटा देश है, छोटा सा इलाका है, उसमें आप कई तरीके के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उनका जो नेशन का विल है वो अलग किस्म का है। और अमेरिकन आर्मी ऑफ कोर्स उनके पास पैसे, टेक्नोलॉजी, रिसर्च है, तमाम तरीके का जो ब्रेन है अमेरिका में जाता है। लेकिन सोल्जरिंग की अगर आप बात करेंगे तो दे आर नॉट वेरी गुड सोल्जर। उनके यहाँ ऑफिसर मैन रिलेशन इज वेरी डिफरेंट, उनके यहाँ बड़ी फ्रैंकनेस है, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर में बहुत बार क्वेश्चन मार्क लगता है, लेकिन दिस टेक्नोलॉजी वाइज दे आर आल्सो वेरी गुड। तो अगर आप रेटिंग का हिसाब कहेंगे तो जैसा कि युद्ध में बोलते हैं सिर्फ एक नंबर 1 होता है, नंबर 2 नहीं होता, इस हिसाब से हिंदुस्तान आर्मी हमेशा से नंबर 1 रही और आगे भी रहेगी। बहुत बढ़िया सर, आई थिंक हम सब लोगों को फक्र है इंडियन आर्मी के ऊपर। और सर एक और चीज़ आपने जैसे अभी बोली कि मैन बिहाइंड द मशीन, तो मुझे लगता है कि मशीन भी क्या है कि एक ऐसा उपकरण है जो कि लोगों को बहुत किक बहुत देता है। आई एम श्योर लाइक कि आपने भी अपने 35-36 सालों में ये सब चीज़ें बहुत तायत में यूज़ की हैं। तो मे बी थोड़ा सा उस वक्त बताइए कि मतलब वर्ल्ड लेवल पे भी अगर कंपेयर करें तो मे बी आई थिंक सबसे बेस्ट मशीन कौन सी होंगी, या मे बी टॉप 3 मशीन जिसको लगता है कि आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा चलाने में। देखिए, जहां तक मशीन का सवाल है, अगर आप आर्मी की संरचना देखेंगे तो जब मैं आर्मी की बात करता हूं तो उसमें तीनों सर्विसेज इंक्लूड है, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। तो हर एक के अपने अपने इक्विपमेंट है, जिसको इक्विपमेंट से प्यार है वो भारतीय सेना का हिस्सा बने। मेरा कहने का मतलब है इक्विपमेंट आपको हर तरीके के मिलेंगे। और जहां तक जब मैं सेकेंड लेफ्टिनेंट था या जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मेरा डिजायर था कि मैं इक्विपमेंट हैंडल करूं, जिसमें टैंक है, गन्स हैं। तो एज लक वुड हैव इट,
आई गॉट कमीशन इनटू द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। मेरे को तमाम तरीके के इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट को हैंडल करने का मौका मिला, जिसमें गन्स थी, रडार थे, आपके सर्विलेंस इक्विपमेंट थे और तमाम तरीके के, और साथ में आपके स्मॉल आर्म्स थे। तो एक तरीके का आपको इक्विपमेंट पे मास्टरी होनी थी। तो आपने हर एक इक्विपमेंट को देखा, उनके सेंसर देखे, उनके मैकेनिज्म सिस्टम देखा, उसका फायर कंट्रोल सिस्टम देखा। तो ये एक फैसिनेशन है अपने आप में टेक्नोलॉजी। बिल्कुल इसी तरीके से नेवी में जाएंगे तो आपके जो तमाम तरीके के फ्रिगेट हैं, तमाम तरीके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, सबमरीन्स हैं, उसमें अलग तरीके की टेक्नोलॉजी। एयरफोर्स आज की डेट में देखिए सारे के सारे जितने फाइटर एयरक्राफ्ट हैं 5th जनरेशन है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, 1.5 मैक की स्पीड से चलते हैं और जो नैप ऑफ अर्थ फ्लाइंग करते हैं और तमाम तरीके की जो डॉजिंग है आपके, जिससे कि आपको रडार पिकअप ना कर सके, इस तरीके की चीजें आपको फैसिनेट करती हैं। तो जो कंपैरिजन आप बोल रहे हैं, हर एक आर्म्स एंड सर्विसेज के अलग अलग फैसिनेशन है। अगर किसी टैंक में से बोलेंगे तो वो अपने वो टैंक को प्यार करता है, गनर से बोलेंगे तो अपने गन को प्यार करता है, और अगर आप इन्फेंट्रीमैन से बात करेंगे तो अपनी राइफल को प्यार करता है। तो हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हम एक सिनर्जी के साथ काम करते हैं। राइफल मैन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टैंकमैन है, जितना तोपखाने का गनर है। हर चीज लोग मिलके एक दूसरे की मदद करके हम अपने मिशन को अकम्प्लिश करते हैं। तो कुछ लोगों का होता है कि टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं, ठीक है, वो एवर्शन होता है, तो उनके लिए अलग किस्म की ब्रांचेस हैं, आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन आज की डेट में आपको मानना पड़ेगा अनुराग जी, टेक्नोलॉजी से आप दूर नहीं रह सकते। मोबाइल फोन से लेके आपके सैटेलाइट तक सब इसी पे काम कर रहे हैं, तो आपको इसका पार्ट बनना पड़ेगा। आज की डेट में इसकी रिक्वायरमेंट है। लिहाजा ये कहना कि इन्फेंट्रीमैन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं है या तोपखाने का जवान टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, ये सब चीजें गलत है। समय बदल गया, हर आदमी टेक्नोलॉजी को मानता है, एक्सेप्ट करता है। और जहां तक आर्मी में टेक्नोलॉजी का सवाल है, आज की डेट में देखिए कोई भी ह्यूमन लाइफ को लूज करने के लिए तैयार नहीं है। पहले ये कॉन्सेप्ट अमेरिकन आर्मी के लिए लागू होता था। सोमालिया में उनका एक सोल्जर मरा था, कितने हवा मचा दिया था, वही उन्होंने वहां से विड्रॉ कर। बिल्कुल, वियतनाम वॉर आपके सामने। तो अगर इन सारी चीजों को देखें तो ये कॉन्सेप्ट हर जगह आज की डेट में अप्लाई हुआ है। क्यों रशिया यूक्रेन का वार 2.5 साल से चल रहा है? क्योंकि वो अपनी सेना को बचा रहे हैं और डिस्टेंट बैटल लड़ रहे हैं। रॉकेट से फायर करते हैं, एयरक्राफ्ट से फायर करते हैं, मिसाइल दागते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कैप्चर नहीं हो रहा है। इसलिए युद्ध ज्यादा। सबसे पहले ये 10 दिनों के लिए डिफाइन थी कि 10 दिनों में हम यूक्रेन को हरा देंगे। 10 दिन के लिए बात थी। और तमाम देखिए आपको 64 किलोमीटर लंबा काफिला था, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि आपकी उन्होंने आपका जो कमिटमेंट ऑफ ट्रूथ था, कहीं आपने मिस्टेक किया है, आपने यूक्रेन को सही असेस नहीं किया। इसके चलते युद्ध आगे चला, और जब युद्ध आगे चला तो आपने युद्ध के बजाय उसको एक स्पेशल ऑपरेशन की संज्ञा दे दी। वो एक कवर अप एक्शन है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज यूक्रेन में भी ट्रूप्स नहीं है, रशिया में भी ट्रूप्स नहीं है। ट्रूप्स की कमी है। रशिया इज टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस कंट्री। स्पेस टेक्नोलॉजी देख लीजिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देख लीजिए, वर्ल्ड नंबर 1 है, लेकिन उसके पास मैन पावर नहीं है। हिंदुस्तान ऑन द अदर हैंड, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी उस एडवांस स्टेज की नहीं है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी और मैन पावर का जो फाइन मैश करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं, उससे हम रिजल्ट देते हैं। तो लिहाजा एक युद्ध में आपको क्या चाहिए? ए सोल्जर शुड बी स्टैंडिंग ऑन हिज फीट ऑन द ऑब्जेक्टिव। राइट, ऑब्जेक्टिव पे जब आप का कब्जा नहीं हुआ तब तक वो ऑब्जेक्टिव आपने हासिल नहीं किया। आपने डिस्ट्रॉय किया, कल फिर बन जाएगी। अगर आपने उस चीज को कैप्चर नहीं किया तो रिजल्ट नहीं मिला। तो इसी वजह से युद्ध लंबे चल रहे हैं। और जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, हम टेक्नोलॉजी से अवर्जन नहीं है। आज की डेट में मशीन लर्निंग है, आज की डेट में एआई है, रोबोटिक्स है, तमाम तरीके के नेटवर्किंग है, साइबर सिक्योरिटी है, नेटवर्क वॉरफेयर, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है। हम सबके लिए तैयार हैं। और हिंदुस्तान की जो सेना की जो ब्रांचेस हैं, रिस्पेक्टिव ब्रांचेस इसको केटर कर रही हैं और इसको कंट्रोल करता है हमारा CIDSS, कमांड एंड कंट्रोल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एंड साथ में हमारे जो सिग्नल रेजिमेंट है और ऑफ सिग्नल्स हैं, वो ओवरऑल। तो इस तरीके की चीजों को हमने डिवाइस किया, सोचा है, इंप्लीमेंट किया, और साथ में हम एवरी मंथ, एवरी वीक हम अपने एडवर्सरी के अगेंस्ट वॉर गेम करते हैं कि क्या मेरा सिस्टम इफेक्टिव है, क्या हम रिजल्ट डिलीवर कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो हमें किस चीज की जरूरत होगी, हम उस चीज को अपने यहाँ इनकॉर्पोरेट करते हैं बाय इंडिजिनस प्रोडक्शन और बाय इंपोर्टिंग द टेक्नोलॉजी। क्योंकि देखिए इंडिजिनस प्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको उस टेक्नोलॉजी को लाने में टाइम लगेगा, लेकिन इंडियन आर्मी कैन नॉट अफोर्ड टू वेट टू डेवलप ए थिंग। तो हम करते क्या हैं? हम करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है हम उसको अपने देश में लाते हैं, इंक्लूड करते हैं, और साइड में हम अपना इंडिजिनस प्रोडक्शन आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया के तहत बनाते हैं और साथ में उस गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं। और जब हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो आप देखेगा हिंदुस्तान की आर्मी
पाश्चात्य देशों पे डिपेंड नहीं होगी, उसका खुद का प्रोडक्शन होगा, खुद की आर्म्स फैक्ट्री होंगी और खुद की जो रिक्वायरमेंट जो हमारे एज पर थ्रेट एनालिसिस होगा हम उसको पूरा करेंगे। तो इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं। आपने तमाम तरीके की रिपोर्टें पढ़ी होंगी कि हमने एआई को इनकॉर्पोरेट किया, किस तरीके से हम मानव रहित विमानों पे जा रहे हैं, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी आपको पता है। ये सारी चीजों को हम इंक्लूड करके एक हम मॉडर्न आर्मी बना रहे हैं और साथ में रिजल्ट ओरिएंटेड आर्मी दे रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है, चल रहा है। आगे आने वाले दिनों में हमें इस पे बहुत काम करने की जरूरत है, जिससे कि हम देश की सुरक्षा इंश्योर कर सकें और जो हमारा एनिमी का के अगेंस्ट प्लान है हम उसको एग्जीक्यूट कर सकें समय आने पे। वेरी नाइस सर। पहले पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं सर। तो जनरली ये पर्सपेक्टिव थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर या सॉफ्ट स्किल बेस्ड है। जनरली हम सब लोग को ये अंदाज़ा है कि इन जो लोग आर्मी में सर्विस करते हैं, जो लोग उसमें काम करते हैं, वो मेंटली और फिजिकली डिटरमाइंड और बहुत अच्छे से वो सर्व भी कर पाते हैं व्हेन दे आर मेंटली एंड फिजिकली फिट। जब हम लोग हमारे यहाँ के जो कल्चर है इन टर्म्स ऑफ अपब्रिंगिंग, चाहे वो एजुकेशन लेवल पे हो जहाँ पे हम फॉर्मेटिव ईयर्स की बात करते हैं, फिर जब लोग काम करने लगते हैं कॉरपोरेट्स में या ऑफिसेस में या अपने रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे, तो वहाँ पे इस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं उन सब की बात आती है कि हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, हम लोग जेंडर बैलेंसिंग की बात करते हैं और ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बट जनरली देखा जाए तो जो डिटर्मिनेशन से एक आर्मी प्रोफेशनल काम करते हैं और उनको एक अपना टाइम डिफाइन किया जाता है, उनका टास्क डिफाइन होता है, उस तरीके की जो डिटर्मिनेशन कोशेंट है वो शायद हमारे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स में मतलब हो सकता है कि हो, बट ज़्यादातर लेवल पे देखा जाए तो शायद वो बिल्ड करना भी बचा हुआ है। आई विल ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल, जैसे आपने इजराइल आर्मी का नाम लिया है, वहाँ पे इन जनरल ये भी एक तरीके की एक प्रैक्टिस है कि जो लोग इवन स्कूल एजुकेशन में हैं वहाँ पर भी उनको एक स्पेसिफिक से आर्मी स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। जो लोग इवन कॉलेज एजुकेशन आपने ख़त्म की, यू हैव टू सर्व अंडरगो अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। आप इंडियन वहाँ की जो इजरायली आर्मी है आप वहाँ पे सर्व कर रहे हैं, तो क्या है कि इससे आपको एक माइंडसेट भी बन रहा है। सर्टेनली उसकी रिक्वायरमेंट वहाँ के डिफेंस मैकेनिज्म्स पर्सपेक्टिव से है, बट फिर भी जो लोग वहाँ पे हैं उसकी एक माइंडसेट भी बन रहा है दैट दे कैन ऑलवेज बी यूटिलाइज्ड एंड यूज्ड इफ देयर इज अ क्राइसिस, और उससे उनकी स्ट्रेंथ और भी बढ़ रही है। बट अपार्ट फ्रॉम मे बी डिफेंस मैकेनिज्म, उनका जो हेल्थ एंड मेंटल बैलेंस है वो भी बहुत तेजी से स्ट्रांग हो रहा है। आप देखिए, मतलब छोटी बहुत सी कंट्री है, बट उनकी इनोवेशन की स्किल्स देखिए, स्टाइल देखिए, मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि शायद आपको लगता है कि शायद आपको एज ए कंट्री, जो कि हम लोग इतने बड़े कंट्री हैं, उसमें भी शायद 5 से 10 साल और लग जाएंगे उसको अचीव करने में। वहाँ की जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसे हम लोग आयरन डोम बोलते हैं, आज के टाइम में भी वो इनविंसिबल टेक्नोलॉजी की तरह है। बहुत सारे कंट्रीज, इवन मतलब अमेरिका जैसी कंट्रीज भी अभी उसको बना नहीं पाई हैं। तो जैसे मुझे तक हमारे यहाँ पर भी जो लेट्स से कॉलेज लेवल के एजुकेशन है, जैसे मैं खुद अपना एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने रुड़की से पढ़ाई की, तो वहाँ पे कॉलेज करिकुलम में एनसीसी नेशनल कैडेट कोर का एक कंपोनेंट रहता था। तो फर्स्ट ईयर में तो वो मैंडेटरी था, उसके बाद वो इलेक्टिव कोर्सेज थे। तो मतलब मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोग, जैसे हमारा डिपार्टमेंट से लेकर के हॉस्टल की डिस्टेंस लगभग 1-1.5 किलोमीटर थी, और तो पैदल आपको जाना है और पैदल आना है। लंच टाइम 1 घंटे का है, जा करके लंच करके वापस आना है और फिर तुरंत वापस आकर के फिर आपकी जो एनसीसी की ट्रेनिंग है वो होनी है। और अगर दिन के टाइम में आप सोचिए, अगर 2 बजे वापस आना है और बिल्कुल चिलचिलाती धूप है, तो आप उस माहौल के लिए आप मेंटली भी प्रिपेयर हो रहे हैं, फिजिकली तो हो ही रहे हैं। तो इस तरह की जो एजुकेशन है या जो सॉफ्ट स्किल है वो कहीं ना कहीं हमारे उस करिकुलम का हिस्सा सभी जगह नहीं है। तो आपको लगता है कि जैसे जो इश्यूज जो हम लोग आज के टाइम में कॉर्पोरेट सिस्टम में बात कर रहे हैं, जेंडर बैलेंसिंग या वर्क लाइफ बैलेंस, हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर? दे सर्टेनली आर इम्पॉर्टेंट, बट कितना इम्पॉर्टेंट है दे आर सपोज टू बी एड्रेस्ड विद द मैकेनिज्म्स, या कुछ लर्निंग्स जो हम इंडियन आर्मी से सीख सकते हैं, कि या कुछ सीख भी सकते हैं, या हमारे मतलब कुछ जो तरीके हैं वो क्या क्या हो सकते हैं सर? देखिए, मेरे पास आज की डेट में, आई एम लकी टू दैट एक्सटेंट, मैंने इंडियन आर्मी में सर्व किया और 2021 से आज तक मैं एक कॉर्पोरेट में भी काम कर रहा हूँ और
आगे भी देखिए जितने समय तक होगा चलेगा। जी। तो आई गॉट बोथ द एक्सपीरियंस। देखिए जो कॉर्पोरेट को की जब आप बात करते हैं तो एक टीम बिल्ड करने की जरूरत होती है, और टीम हम कॉर्पोरेट में भी बिल्ड करते हैं, लेकिन इस टीम में चेंज ओवर बड़े फास्ट है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। आप ये हमेशा डाउट करते हैं कि आपका जो सबऑर्डिनेट है आज है, हो सकता है अगले महीने ना रहे, बड़ा फास्ट क्लियरिंग आउट है। 30 से 35% आपका स्टाफ चेंज हो जाता है, रिटेंशन टाइम बहुत लो है। अगर जब इतने तेजी से आपका जो स्टाफ एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो रहा है या नए लोग आ रहे हैं, तो आप हमेशा एक शक की दृष्टि से देखते हैं और आप डिपेंडेंट नहीं है उसके ऊपर, इसलिए सारा कुछ सिस्टम सेंट्रलाइज होता है वहां पे। ठीक है, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है या प्रेसिडेंट है या जो CMD है, वो चीजों को कंट्रोल करके रखता है अपने पास। इंडियन आर्मी इज डिफरेंट, वो एक टीम है आपके साथ, आप बिल्कुल श्योर है कि ये टीम हमारे साथ लड़ेगी मरेगी, अगर हम उसको बोलेंगे इस टारगेट को कब्जा करो, कब्जा करेंगे अपनी जान की बाजी लगाकर। तो हमारे यहाँ स्टेक होता है, लाइफ का स्टेक, इसलिए हम उसमें ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, उसका वेलफेयर देखते हैं, उसको ट्रेनिंग कराते हैं। और क्योंकि जब गोली चलती है, जब दुश्मन फायर करता है, वो अफसर JCO NCO या जवान नहीं देखता, गोली होती, मेरे को भी लग सकती है, जवान को भी लग सकती है, तो लिहाजा हम उस हिसाब से ट्रेनिंग करते हैं और उसको अपने हिस्सा मानते हैं। हम उसके वेलफेयर, उसके पे एंड अलाउंस, उसकी ट्रेनिंग, उसका फैमिली, उसके लीगल इश्यूज, उसका जो ट्रेनिंग है, जो उसका प्रमोशन है, सब कुछ इंश्योर करते हैं और एक फेयरनेस करते हैं। मेरा भी पॉलिसी नहीं चलेगी, एक गाइड है, लेट डाउन है, SOP बनी हुई है, उसके तहत पूरे इंडियन आर्मी के सारी बटालियन रेजिमेंट्स काम करते हैं और ये एक बड़ा फेयर सिस्टम है। तो जवान डिससेटिस्फाइड नहीं है, उसको कहीं ये नहीं लगता है कि वो उसका चाचा था CO तो वो हवलदार जल्दी बन गया, उसके इस तरह कोई फीलिंग नहीं आती। उसने क्वालिफिकेशन किया, उसकी सर्विस हो गई है, वैकेंसी है तो वो बन जाएगा। इस तरीके से हमारा एक प्रमोशन का सिस्टम जवानों के लिए है। पिरामिड सिस्टम है, इसलिए सारे लोग को सारी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। वो हम बहुत क्लियरली सारे जवानों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को समझाते हैं, वो दे आर वेल अवेयर। व्हाइल इन कॉर्पोरेट व्हाट हैपेंस, lot of promotions are on the whims and fancies of president and vice president and CM. So that brings the dissatisfaction. Second issue is the pay and allowance. You do not know what your colleague is getting. Even you are doing more work, but you are getting less pay. ये पे का disparity आ जाता है, privileges में disparity आ जाते हैं, personal liking disliking आ जाती है। तो तमाम तरीके की जब चीजें बैठती हैं तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय सोचता है कि यार मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं, मेरा इस कंपनी से 31st to 31st रिलेशन है। Why 31st को आपको पे आती है या फर्स्ट को पे आती है, जिस महीने उसकी पे आ गई ही इज हैप्पी, अगले महीने की वो कोशिश करता है। और फिर ही इज ऑलवेज एट द लुकआउट ऑफ द बेटर फैसिलिटी, जहां उसको 30% या 20% का जंप मिला, या सेम अगर वो हैप्पी नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन तो सेम पे अलाउंस पे दूसरी कंपनी में चला जाए। तो आपकी टीम नहीं बिल्ड हो पाती, एक फेथ नहीं आ पाता, इंटरडिपेंडेंसी नहीं आ पाती। इस चीज को मैं हर एक कॉर्पोरेट में मैंने बोला कि आपको एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। आपके अगर 5 आपके एम्प्लॉइज हैं तो 5 से आप एक तरीके की उम्मीद ना करें, हर एक का राइट मैन फॉर द राइट जॉब अगर आप सही तरीके से मुकर्रर करते हैं कॉर्पोरेट में तो आप सक्सेस होंगे। और आप अपने को एज अप्रोचेबल बनाइए जैसा कि आपको करना चाहिए। होता है कि हाफ द टाइम यू आर नॉट अवेलेबल, हाफ द टाइम यू आर डीलिंग विद द बिगर बिजनेस, आप सबऑर्डिनेट पे ध्यान नहीं देते, लेकिन मेक योरसेल्फ अवेलेबल, आप उनके लिए अवेलेबल रहें, उनकी बातें सुनिए, उनको मार्गदर्शन दीजिए और उनको अपना बनाइए। कॉर्पोरेट भी उतने अच्छे से काम करेगा। और एक माइंडसेट से आप बाहर निकलिए कि आप फन्ने खा दूसरा बेवकूफ, ये नहीं होता है किसी सिस्टम में। अगर वो बेवकूफ है तो आपको उसकी बेवकूफियत को दूर करना पड़ेगा, उसके साथ कंधे से कंधा लगा के। अगर मेरा जवान ट्रेन नहीं है तो मैं अपने आप को इनकॉम्पिटेंट मानता हूँ कि मैंने उसको क्यों नहीं ट्रेन किया। देखिए अनुराग जी, मैंने तो दिन भर लगाया है ऑफिसर को ट्रेन करने के लिए। अगर एक ऑफिसर अच्छी शूटिंग नहीं कर रहा तो आज मैंने बोला कि आज तुमको मैं ट्रेन करके रहूंगा। मॉर्निंग टिल इवनिंग आई सैट विथ हिम, एक शूट, सेकंड शूट, थर्ड शूट, फोर्थ शूट, कैसे नहीं सीखोगे, इस जज्बे से काम करते। यही चीज आपको कॉर्पोरेट में लानी पड़ेगी। और कॉर्पोरेट और थोड़ा मनी माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा आपको अपनी कमांड, अपनी कंपनी को लुक आफ्टर करना पड़ेगा, एक आपको इम्पार्शियल होने का लुक देना पड़ेगा और एक जॉब सिक्योरिटी दीजिए आप। एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ वर्क इज नॉट गुड, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें करेंगे तो जरूर मिलेगा, लेकिन ये कॉर्पोरेट फिर कॉर्पोरेट नहीं रहेगा अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो चीजें लागू हो जाए। एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, लेकिन दिस इज व्हाट द रिक्वायरमेंट इज। इंडियन जो आपका जो जनमानस है वो है क्या, आपको ये समझना बड़ा सेंटिमेंटल है जी। वही जवान
वही लड़का जब फौज में आता है डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, वही लड़का जब कॉर्पोरेट में जाता है तो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। बिल्कुल, कि इंसान वही है, सोच वही है, लेकिन बिहेवियर अलग अलग है। तो आपको उस बिहेवियर पैटर्न को समझना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। आज की डेट में तमाम प्राइवेट प्लेयर्स आर देयर, वो भी टीम बिल्डिंग में विश्वास कर रहे हैं, लेकिन जो चेंज ओवर है बड़ा फास्ट है। जो पे एंड अलाउंस है वो अलग किस्म के हैं। प्रमोशन को आपको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा और एक गाइडलाइन देनी पड़ेगी, तो आप भी उतने ही सक्सेसफुल होंगे और होते हैं। तमाम कॉर्पोरेट्स आर डूइंग वेरी वेल। और CSR जो आपकी कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए बोलिए, आप अपने जो कमिटमेंट है उसको ऑनर करिए। इसका बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है, नेशन बिल्डिंग में पड़ेगा, आपके खुद की कंपनी के आउटपुट में पड़ेगा। और आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जब समझेंगे तो आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग सही होगी। तो इन सारी चीजों को आप इनकॉर्पोरेट करिए और लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए। जैसे इंडियन आर्मी का एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम जो भी प्रेजेंट अपॉइंटमेंट होल्ड करते हैं, आई नो टू अप। सपोज आई एम ब्रिगेडियर, तो आई नो व्हाट आर्मी कमांडर डज। हमारी इस तरीके की ग्रूमिंग होती है। और हम 2 डाउन भी जानते हैं कि मेरे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब क्या कर रहे हैं, वो भी मेरे पता है। तो 2 अप एंड 2 डाउन अगर आप अप्रोच रखते हैं तो यू आर वेल सेटल्ड। अगर आपका प्रमोशन होता है या सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं, और जूनियर क्या कर रहा है उसकी भी आपको अच्छी पकड़ है। तो कॉर्पोरेट में अगर आप हैं तो आप भी अगर जैसे HR हेड है या मार्केटिंग हेड है या सेल्स हेड है, उसकी चीजों को उसके शूज में जाके देखिए, समझिए, उसकी परेशानियों को समझिए, तब आप उसको एक सही दिशा दे पाएंगे। आपने टारगेट लेकर दिया, मदद कुछ दी नहीं, वो टारगेट कहां से लेके आएगा, कैसे अचीव करेगा? गिव हिम द wherewithal और बी विथ हिम। और जो भी आपके नोट्स हैं वो आप एक्सचेंज करिए उनके साथ। तो अगर आप इस तरीके से टीम बिल्डिंग करते हैं तो हमारा मानना है कि हम लोग सारे एक हैं। कॉर्पोरेट में काम करिए, डिफेंस में काम करिए, पब्लिक सेक्टर में जाइए, प्राइवेट सेक्टर में जाइए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाइए, सारे की वर्किंग एक है। होता यह है कि आपके स्टेक्स बड़े हाई हैं कॉर्पोरेट में, बड़ा कट थ्रोटिज्म है, और एक तरफ सिक्योरिटी है, इधर इनसिक्योर एनवायरनमेंट है। आई नो दिस इज अ डिफिकल्ट थिंग, लेकिन आपको एक फेथ, एक कॉन्फिडेंस अपने सबऑर्डिनेट को देना होगा, तब आप एक सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई फील वेरी इंसाइटफुल। आई थिंक एज यू मेंशन्ड कि हाँ, फेथ या कॉन्फिडेंस या ट्रांसपेरेंसी, be with your team. I think a very important aspect that you have touched, sir. One more aspect in terms of gender balancing. Yes. अभी recently भी we have also noticed, this was also in the news, कि प्रधानमंत्री सर की जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल थी, वो एक महिला में भी प्रोफेशनल हैं, और वो अपने आप एक न्यूज़ बन गई। न्यूज़ बनना कई सारी तरह से अच्छा भी है, इट ऑल्सो इंस्पायर लॉट ऑफ पीपल टू रीच टू दैट लेवल। यही सारी चीज़ें इन जनरल कॉर्पोरेट्स में भी मानी जाती हैं। यू गिव द इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो वी फील दैट पर्सन और द प्रोफेशनल हूएवर इज परफॉर्मिंग शुड गेट द ड्यू क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट स्टिल मुझे लगता है कि जो जेंडर बैलेंसिंग एज ए कंपोनेंट है, हाउ टू मेक इट मोर मे बी इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल्दो इंडियन आर्मी में भी ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं, बट आपके पर्सपेक्टिव से वो इक्वल अपॉर्चुनिटी कंपोनेंट कितना इम्पॉर्टेंट है, या कितना सही तरीके से उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? देखिए अनुराग जी, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हिंदुस्तान की दिशा और दशा बदल रही है जी, ये आपको मानना पड़ेगा। आज की डेट में जब हम पढ़ते थे और आज की डेट में जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, उनके अप्रोच में अलग हो। वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दे आर नॉट जेंडर बाइस्ड। वो बच्चे बच्चियां आपस में मिलजुल रहे हैं, साथ पढ़ रहे हैं, सेम तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, सेम तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन लड़कियों के साथ ड्यू टू बायोलॉजिकल नेचर, उनकी शरीर की बनावट की वजह से उनकी अलग किस्म की जिम्मेदारी होती है। नॉटविथस्टैंडिंग दैट, स्टिल दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। एंड जहां तक आप जेंडर बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान, मेरा मानना है कि उस फेज से निकल चुका है। आप ने इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए, अब उनके बाद उनका खुद का कैलिबर है। आप किसी जेंडर को प्रोटेक्ट करके आगे नहीं बढ़ा सकते। प्रोटेक्शन की आपकी जो स्टेज थी, हमारे समझ से आप उस स्टेज को पार करने की स्टेज में आते जा रहे हैं। बच्चियां भी उतनी ही जागरूक हैं जितने बच्चे हैं जी। मेल फीमेल का डिफरेंस खत्म होता जा रहा है, माइंडसेट चेंज हो रहा है।
क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है, बहुत अच्छी चीज है। अब हिंदुस्तान को जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप कॉम्पिटेंस चाहते हैं तो जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़िए। न्यूट्रल, हमारे लिए मेल फीमेल में डिफरेंस नहीं है। अगर मेल अच्छा तो मेल प्रमोट होगा, फीमेल अच्छी तो फीमेल प्रमोट। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल फुटिंग पे रखिए। और जो हमने शो केसिंग की है काफी समय तक, डिफेंस ने भी की है, बाकी कॉर्पोरेट ने भी की है, और जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक महिला है, वो भी एक मीडिया में बहुत ग्लेयर आया उसका आम तरीके से। अब हमको इस शो केसिंग फेज से बाहर निकलना। जी बिल्कुल, आई टोटली एग्री। ठीक है, ये शो केसिंग से आप एक उनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, मोटिवेशन ठीक है, एडवर्टीजमेंट ठीक है, अपॉर्चुनिटी ठीक है, लेकिन शो केसिंग बंद, क्योंकि अब कोई अंतर नहीं है। वेस्ट क्यों इतना डेवलप हुआ, अमेरिकन या यूरोपियन नेशन क्यों डेवलप हुई? मेल फीमेल की पॉपुलेशन बराबर है, 49.9 एंड 50.1, ये है, दिस इज व्हाट द रेशियो है। तो आप बराबर संख्या में है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, मेल फीमेल सब कंधे से कंधा लगा के काम कर रहे हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ शोकेसिंग। और समाज का 50% हिस्सा अगर घर बैठ जाएगा या उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो आपका डेवलपमेंट होगा, ये तो मान लीजिए। तो यूरोप का जो मॉडल है, बराबर से लोग हैं, सेना में हो, चाहे कॉर्पोरेट में हो, चाहे सिविल में हो, या पॉलिटिक्स में हो, वो अपनी जगह, और उनमें यहाँ डिफरेंस भी नहीं है। हाँ। मैं तमाम देशों के लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया, गया हूँ, देखा है, उनके कल्चर को समझा है। वेयर वी लैक, हमारे यहाँ हो क्या रहा है, हमारे यहाँ जो 50% पॉपुलेशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है, ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है तमाम तरीके से। बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, ये सारी चीजें चल रहे हैं, तमाम तरीके की स्कीम है। अब बच्चों को आगे आना है, और एज ए पेरेंट, ऐसे माँ बाप, ऐसे भाई, ऐसे बहन, आपको इन पैरामीटर से बाहर निकलना पड़ेगा। और एज ए सीनियर ऑफिसर इन कॉर्पोरेट और अदरवाइज, यू हैव टू गो फॉर द जेंडर न्यूट्रलिटी, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन, डोंट सी विद द कलर्ड विजन। सबसे बड़ा आदमी का जो मिस्टेक है लाइफ में, कलर्ड विजन है। हम एक पर्टिकुलर टाइप से सोचने लगते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, रिलीजन हो, या कहीं भी हो। आपको इस कलर्ड विजन को हटाना है, निष्पक्ष होना है। तो लिहाजा इस तरीके की चीजों में मैं सोचता नहीं हूँ। मेरी जो अपब्रिंगिंग है, फौज में जब से आए, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन आउट, महिलाएं आई मेरे सामने, इंडक्शन हुआ 1992 से, और आज वो कमांडिंग ऑफिसर है। और पिछले कुछ दिनों में कमांडिंग ऑफिसर पे भी कुछ क्वेश्चन मार्क हुए थे, बड़े वेहमेंटली मैंने उसको डिनाई किया, क्योंकि आप सेगमेंटाइज नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर सेट को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर वो कमांडिंग ऑफिसर ठीक नहीं थे तो हमने उनकी ट्रेनिंग या उनको ठीक तरीके से असेस नहीं किया। जब आप जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करते हो तो मेल काउंटर पार्ट अगर बेहतर था तो उसको बनाना चाहिए, रादर देन गोइंग फॉर द वुमेन कमांडिंग ऑफिसर। लेकिन अगर कमांडिंग ऑफिसर बनी तो उसने भी सब यूनिट कमांड की, उसकी भी ACR और ट्रेनिंग वही हुई है। तो अब आप पॉइंट फिंगर नहीं कर सकते, क्योंकि यू विल बी पॉइंटिंग फिंगर एट द कमांडिंग ऑफिसर एंड हु आर द कटिंग एज ऑफ द इंडियन आर्मी। आप ऐसा नहीं कर सकते, तो वो अलग विषय है अपने आप में। कहने का मतलब यह है कि आपको जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ जाना है, और जो आप बोल रहे हैं अपॉर्चुनिटी की, अभी हमें इसके लिए काफी काम करना है। आपने बोला कि जेंडर बैलेंसिंग, यस आप करते जाइए, लेकिन जो मैं अब बोल रहा हूं वो एक स्टेप आगे की बात करता हूं, एक डिकेड आगे आप इस जेंडर न्यूट्रलिटी पे जाएंगे। तो आप विजन अपना अच्छा रखिए, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको असेस करिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए, बराबर का हिस्सा दीजिए। लेकिन वेयर इट कम्स टू द डिसीजन मेकिंग और एक कटिंग एज, या कहीं पे आपको एक हाई डिसीजन लेना है, तो आप उसको न्यूट्रल तरीके से सोचिए, तो एक बेहतर ऑप्शन होगा। और महिलाओं के लिए मैं यही बोलूंगा कि कम आउट ऑफ द हाउस। मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने दोनों को बोला था जब वो पढ़ते थे कि बेटियां तुम लोग किचन के अंदर घुसोगे नहीं, किचन के अंदर घुसे तो देयर विल बी पनिशमेंट, फर्स्ट नो यू विल नॉट एंटर इनटू द किचन, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू गिव देम। क्योंकि ऐसे यंग माइंड क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर ऑप्शन की तरफ भागते हैं। अगर उनके दिमाग में ये भर जाएगा किचन है, ये है, नौकरी नहीं करना, ये है, तो उनका अलग पर्सपेक्टिव बनता है। अगर आप उनको बराबर की शिक्षा देंगे, बराबर की अपॉर्चुनिटी देंगे, और उनको इतना पुश करेंगे, पुश इन द सेंस कि उनको मोटिवेट करें कि आप यू कैन ऑल्सो डू द वंडर्स, तो वो भी आगे आएंगे। तो मेरा मानना है कि अपॉर्चुनिटी की बात है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दीजिए, कम मत करिए, उनके इनिशिएटिव को कम मत करिए। और हिंदुस्तान बदल रहा है, और अगले डिकेड में देखिएगा कहाँ से कहाँ बदलता है, और बहुत सारी होप्स हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इस पे हम सब खरे उतरेंगे, और आगे आने वाले दिनों में आपको डेफिनेट चेंज दिखेगा। वही नाइस, आई थिंक बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सर, एक सेकंड पर्सपेक्टिव बात करते हैं, जिसमें कि हम लोग जैसे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एज ए सब्जेक्ट है, जो कि जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब हम लोग करंट सिनारियोज में देखते हैं, चाहे इंटरनेशनली जहाँ पर भी वॉर
रीजन्स हैं, हम अपने यहाँ की चीज़ों को देखते हैं या एसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ मेक इन इंडिया एज ए प्रोग्राम लॉन्च किया गया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की तरफ से। उसके अलावा अगर मैं स्पेसिफिक एरियाज पे बात करूं, जैसे हमारे यहाँ पे अनमैन्ड यूएवी जो टेक्नोलॉजी है उस पर हम बात करते हैं। जैसे ड्रोन रूल्स 2021 में आए, उसके बेसिस पे बहुत सारे छोटे से लेकर के बड़ी कंपनीज इस एरिया में काम करने लगी। कुछ जो मतलब जो स्पेसिफिक रिसेंटली अगर हम इंसिडेंट्स की बात करें, जैसे जिसमें कि जैसे इजराइल का जो केस था, जिसमें कि उसने एक हिजबुल्ला जो 5000 पेजर बेसिस पे उन्होंने उस चीज़ को कनेक्ट किया एंड देन दे बिकेम, क्योंकि उन्होंने मोबाइल को छोड़ा और उन्होंने सोचा कि पेजर इज द सेफर टेक्नोलॉजी, और उन्होंने उसको बेसिकली एक तरीके की विस्फोट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज ऑल्सो वन एरिया। फिर ड्रोन के बेसिस पे देखा जाए तो बहुत सारा जो न्यूअर टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक या यूवी टेक्नोलॉजी बेसिस पे जो युद्ध लड़ा जा रहा है या लड़ा गया है यूक्रेन और रशिया के बीच में, जो बहुत सारे इस तरह की टेक्नोलॉजीज को देखा गया है। इसका मतलब वी ऑल्सो हैव एक्चुअली विटनेस्ड अ वेरी मे बी अ क्लियर शिफ्ट in terms of the technology used in the wars currently। तो इंडिया को भी कैचअप करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम द मे बी आई थिंक साइबर सिक्योरिटी, द न्यूअर टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन पर्सपेक्टिव से मतलब व्हाट आर द थिंग्स दैट मे बी डिफेंस इज वर्किंग अपॉन, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं मे बी आई थिंक न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स को डिफेंस एज ए सेक्टर में? देखिए, आपने बहुत एप्टली इसको एनालाइज किया है और हिंदुस्तान आर्मी लगातार इस पे काम कर रही है। जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हम सबसे पहले अपने थ्रेट एनालिसिस करते हैं। हमारा थ्रेट क्या है? हम वेस्ट का मॉडल बिल्कुल कॉपी कर ले, ये सही नहीं होगा, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी चीजें अलग है, उनका नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसए सबकी सिक्योरिटी देखता है और बाकी लोग कॉम्प्लिसेंट है, ऐसा मेरा मानना है। और बारिंग फ्यू नेशन जैसे यूके, फ्रांस, जर्मनी छोड़ दीजिए, बाकी यूरोपियन नेशन जो नाटो के हिस्सा है उनकी मिलिट्री बहुत ही मिनिमल एग्जिस्ट करती है और वो नाटो पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। इस मॉडल को हम अपने यहाँ नहीं लागू कर सकते क्योंकि हम एक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखते हैं। अब जब हम थ्रेट की एनालिसिस करते हैं तो हमारा जो मैरीटाइम इंटरेस्ट है उसको हमें ध्यान में रखना होता है। हमारे एडवर्सरीज जो हैं आज की डेट में मित्र हैं लेकिन कल एडवर्सरी हो सकते हैं, तो ये पूरा जो हिंदुस्तान का इंसर्कलमेंट है वो आपको देखना पड़ेगा, जिसमें पाकिस्तान है, आपका अफगानिस्तान के इश्यूज को आपको देखना पड़ेगा, और आपको नेपाल की जो केपी ओली की गवर्नमेंट आज की डेट में प्रो चाइना हो रखी, पहली विजिट उनकी चाइना हुई है, और बीआरआई का जो कॉन्सेप्ट वो ला रहे हैं, जिस तरीके से चाइना का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आपको वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। बांग्लादेश के हालात आपको पता है, जिस तरीके से हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं म्यांमार से, जिसमें मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम है, म्यांमार को आप नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप श्रीलंका का देखिए इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, हम्बनटोटा पोर्ट पूरी तरीके से चाइना के पास चला गया। और फिर मालदीव पे आते हैं तो पूरी तरीके से मालदीव के प्रेसिडेंट ने एंटी इंडिया स्टैंड रखा। अब उसमें सॉफ्टनिंग हुआ क्योंकि उनको गेम समझ में आ गया। तो इन सारी चीजों को अगर आप पूरे को पर्सपेक्टिव देखें तो हिंदुस्तान के थ्रेट बड़े मैनीफोल्ड हैं और डिफरेंट लेवल के थ्रेट हैं। चाइना के थ्रेट की हम बात करते हैं तो अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तान के लिए अलग, और ये जो छोटे छोटे देश हैं हमारे जो, उनके लिए अलग तरीके से हम सोचते हैं। तो इन सब के पर्सपेक्टिव में हमें वैरायटी ऑफ वेपन चाहिए। चाइना की जब हम बात करते हैं हम स्ट्रेटेजिक वेपन की बात करेंगे, लॉन्ग रेंज की बात करेंगे, न्यूक्लियर आर्सेनल की बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए आप उसकी रेंज कम चाहिए, मीडियम रेंज के वेपन चाहिए, न्यूक्लियर वेपन चाहिए, और एक तरीके से आपको काउंटर टेररिस्ट एंड काउंटर इन्फिल्ट्रेशन मेजर की जरूरत है, क्योंकि वहाँ लो इंटेंसिटी वॉर चलते हैं। लेकिन बांग्लादेश और नेपाल और म्यांमार के अलग डायनेमिक्स है। तो इन सारी चीजों को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो जो आर्मी का जो पर्सपेक्टिव है वो नेशनल पर्सपेक्टिव होता है। नेशन है, उसके कई सारे एलिमेंट हैं, जिसमें जुडिशरी है, डिप्लोमेसी है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, आपकी एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर और डिफेंस है। इन सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमें डिफरेंट वेपन प्लेटफॉर्म की जरूरत है। कहीं मैन पावर इंटेंसिव ऑपरेशन चाहिए, कहीं टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चाहिए, कहीं आपको प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स चाहिए, कहीं आपको थ्रेट इन बीइंग चाहिए, एक वर्ड से डिप्लोमेसी की जरूरत है। और साथ में अब हिंदुस्तान को मेरा मानना है कि इन नेबरिंग स्टेट से आपको आगे सोचना पड़ेगा।
ईरान में क्या चल रहा है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में क्या चल रहा है, मिडिल ईस्ट में कैसे, और एशियन कंट्री जो अपने आप को थ्रेटन महसूस करता है चाइना से, तो उसको आप कैसे काउंटर करेंगे। तो अब समय आ गया हिंदुस्तान को अपने नेबर से निकल के एक वाइडर पर्सपेक्टिव में सोचने का। जब आप इस तरीके की बातें करते हैं तो हमें आईसीबीएम भी चाहिए, हमको मिड रेंज मिसाइल भी चाहिए, हमको ऐसा एवियोनिक्स चाहिए जो कि स्टेल्थ हो, 5th जनरेशन हो, रडार को बीट कर सके और 1.5 मैक की स्पीड से जाके 9 टन का गोला एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव पे गिराए, वो भी चाहिए। और हम जब टैक्टिकल बैटल की बात करते हैं तो हमें शॉर्ट रेंज ड्रोन चाहिए, गन्स चाहिए, राइफल चाहिए, वेपन चाहिए। तो तमाम तरीके का जो डायनेमिक्स, हमारी इन्वेंट्री बड़ी लंबी हो जाती है। ये सारी चीजें तभी संभव है जब हम इसको इंडिजिनाइज करेंगे। अगर आप वेस्ट की तरफ डिप्लॉय रहेंगे तो आप एक आइटम जितने में खरीदेंगे, हिंदुस्तान में अगर आप बनाएंगे तो उसके 10 आइटम बन सकते हैं। तो इसलिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हुई है। तमाम तरीके का डिफेंस प्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन जब तक पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो जाती, इन द मीन टाइम हम इसको ऑफ द मार्केट खरीद के अपनी रिक्वायरमेंट को मीट आउट करते हैं और साथ में हम अपना इंडिजिनस प्रोग्राम चला रहे हैं। इसके तहत हम अपनी डिफेंस नीड मीट करते हैं। और जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, देखिए हिंदुस्तान आर्मी में साइबर वॉरफेयर एक विधा है लड़ाई लड़ने की, बिल्कुल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक लड़ाई लड़ने की विधा है जिसमें मीडिया भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। और साथ में इंटरनेटवर्किंग, साइबर वॉरफेयर के साथ सैटेलाइट, मिलिट्री सैटेलाइट आपको चाहिए, जिससे कि आप अमेरिकन सैटेलाइट पे डिपेंडेंट ना रहे, रशियन सैटेलाइट पे डिपेंडेंट ना रहे। इट ऑल कैन बी मैनिपुलेटेड एंड व्हेन द सैटेलाइट से डेटा मैनिपुलेट होगा तो आपके सारे जो ग्रिड सिस्टम है फेल हो जाएंगे, आपका फायर एक्यूरेट नहीं होगा, लिहाजा आपको खुद का मिलिट्री सैटेलाइट चाहिए। तो इन सारी दिशाओं में काम चल रहा है अनुराग जी, और बहुत जल्दी हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और इन द मीन टाइम जो हमारी रिक्वायरमेंट है डिफेंस की, हम उसके लिए सजग हैं। इंडिजिनस प्रोग्राम है, तमाम सारी चीजें, कुछ सीक्रेट हैं, कुछ ऑफ द शेल्फ चल रहा है, डीआरडीओ प्रोग्रेस में है, प्राइवेट प्लेयर्स भी उसमें चिप इन कर रहे हैं, पीपीपी मॉडल भी हमारा सक्सेसफुल हो रहा है। तो इन सब के तहत हमने अपनी डिफेंस नीड को उठाया है। और जो आज की डेट में ड्रोन की पूरी दुनिया में बात हो रही है अनुराग जी, लेकिन मेरा मानना है कि ड्रोन आप लॉन्च करिए, लेकिन हमें उसका एंटी मैकेनिज्म आप ढूंढना है, और एंटी मैकेनिज्म हमारा शुड बी एज गुड एज किलिंग द ड्रोन। अगर ड्रोन 200, 300, 500 लॉन्च हुए तो ये सारों को हमें बर्बाद करने की काबिलियत होनी चाहिए। उसमें भी हमें डिफरेंट टाइप के रडार चाहिए, डिफरेंट टाइप के वेपन सिस्टम चाहिए। ये इस तरीके की वॉर विधा जो है अनुराग जी, इट इज गोइंग टू स्टे, अभी रहने वाला है। मैन पावर आपकी लूज नहीं होती, आप दूर बैठे हुए आपने एक बटन दबाया, रॉकेट फायर हो गया, ना आपके घर से कोई जवान मरा, ना आपको बहुत लॉजिस्टिक जवान, आपके लॉन्च साइट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, कई सारे आपने लॉन्च साइट बनाए हैं और सारा कुछ डिजिटल हो रखा, आप फायर करते हैं। लेकिन एज ए डिफेंडर आपको उसको डिस्ट्रॉय करना और साथ में काउंटर मेजर लगा के उसको बर्बाद करना। तो ड्रोन आपके पास होना चाहिए, साथ में आप काउंटर मेजर भी लाइए। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और हिंदुस्तान आर्मी में आज की डेट में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट चल रहा है। जब तक आपकी टेक्नोलॉजी होगी तब तक तमाम तरीके के स्टार्टअप्स हैं, तमाम तरीके स्मॉल डिफेंस कंपनीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर प्रोड्यूसिंग वंडरफुल इक्विपमेंट। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक ट्रायल देख रहा था एंटी ड्रोन रडार का, फैंटास्टिक, वेरी गुड। तो इस तरीके की चीजों को हिंदुस्तान आर्मी जल्दी से जल्दी लागू कर रही है। और जो हमारी रिक्वायरमेंट है सियाचिन ग्लेशियर से लेकर रन ऑफ कच्छ तक, डेजर्ट में कितने टेम्परेचर पे काम करना है, हाई अल्टीट्यूड में कैसे काम करना है, या उस ईस्टर्न सेक्टर में आपके अरुणाचल प्रदेश में क्या रिक्वायरमेंट, या नेवी की क्या रिक्वायरमेंट, इन सब पे काम चल रहा है। और मैं आपको के माध्यम से देशवासियों को और सभी को ये एश्योर करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की आर्मी सजग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जानती है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और आज की डेट में एक फ्री हैंड मिला हुआ काम करने के लिए। आप इंडिजिनस काम करिए, आपको बाहर की चीजें पसंद है उसका प्रोक्योरमेंट करिए। और एक तरीके का हमारे लिए ब्लैंकेट सेक्शन है, क्योंकि डिफेंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। और साथ में डिफेंस के साथ एक और चीज चल रही है, इकोनॉमी विल ओनली फ्लरिश वंस यू आर स्ट्रांग। आज की डेट में ये मैसेज बहुत क्लियर हो गया। एक डिकेड पहले सारे लोग इकोनॉमी ग्रोथ रेट की बात कर रहे थे, लेकिन उस ग्रोथ रेट का क्या फायदा जब आपके नेशन ही नहीं सिक्योर हैं। आप पैलेस्टाइन बन जाएंगे, आप सीरिया बन जाएंगे, आप इराक बन जाएंगे, आपको इससे भी बचना है। तो आप इकोनॉमी को मजबूत करिए, साथ में डिफेंस को इतना मजबूत रखिए कि कोई बाहर की ताकतें आप पे नजर ना उठा के सकें। तो आज की डेट में डिफेंस इकोनॉमी जो चल रहा है उसका ब्लेंडिंग है। पिछले डेकेड में एक सेटबैक था, मैं मानता हूँ। सारे लोग बोलते थे डिफेंस पे एक्सपेंडिचर कम, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट ज्यादा है, लेकिन उसका रिजल्ट आज की डेट में दिख नहीं रहा है। अमेरिका इज द बेस्ट एग्जाम्पल। इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा डिफेंस का नेटवर्क, और हर जगह हर फ्रंट पे फेल। देखिए रशिया, इतनी बड़ी इकोनॉमी, कहते थे कि बहुत बड़ी सुपर पावर, आपकी कलई खुल गई यूक्रेन में।
इवन आज की डेट में आप इजराइल की बात कर लीजिए, बहुत बड़े फेरिशियस ट्रूप माने जाते थे, लेकिन रिजल्ट नहीं डिलीवर। उसका क्या रीजन है सर? मतलब एक तो मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांजिएंट, टेक्नोलॉजी को आप मैन पावर से नहीं रिप्लेस कर सकते, आपको ये समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान आर्मी का यही तो खासियत है, हम टेक्नोलॉजी के साथ मैन पावर, अगर हमने किसी टारगेट को बर्बाद किया तो हम एक सेक्शन को उसको कैप्चर करते हैं, या प्लेटून या कंपनी द्वारा कैप्चर करते हैं, और जब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं तो उस कंपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए एक प्लेटून वहां छोड़ते हैं कि इसकी देखभाल करिएगा, इसको रीऑर्गेनाइज करिए, ये अपना हिस्सा हो गया। ये सारी चीजें लैक करती हैं वेस्टर्न फिलॉसफी। वो सिर्फ गोला मारते हैं और डिस्ट्रक्शन करते हैं, सिविलियन की जान लेते हैं। हिंदुस्तान की आर्मी का रिकॉर्ड है कि सिविलियन की कैजुअलिटी नहीं करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव को कैप्चर करते हैं। चाहे वो JNK का इंसर्जेंसी हो, किसी भी तरीके का ऑपरेशन हो, कारगिल हो, 71 वॉर हो, कहीं आप देख लीजिए, सिविलियन की कैजुअलिटी मिनिमम और ऑब्जेक्टिव पूरे कैप्चर किए। तो इस तरीके की जो सोच है, मैं इसलिए बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि हमारा जो ब्लेंडिंग है टेक्नोलॉजी के साथ मैन पावर, ये ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको नहीं मिलेगा। मैन पावर रिच कंट्री है, सोल्जर भर्ती करिए, ट्रेन करिए, टेक्नोलॉजी लाइए, आप देखिए वर्ल्ड नंबर 1 बनेंगे आज के डेट में। ये आप उस दिशा में चल रहे हैं। वही नहीं सर, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। ऑल्दो जैसे आपने बताया कि UAV हो गया, जिसमें कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो गया है ना, जिसमें हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। और बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हमने आपने मे बी एडवांस टेक्नोलॉजी में बना भी लिया तो दूसरे देश शायद उसके एंटी वाली जो टेक्नोलॉजी है वो भी बना सकते हैं। तो सर्टेनली कहीं ना कहीं हमें जो मैनुअल इंटरवेंशन है, जो हमारी मे बी आई थिंक कोर स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम लोग 1.4-1.5 बिलियन लोग हैं, वो भी एक स्ट्रेंथ है, और हमें लगता है कि उसको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत सारी आप टेक्नोलॉजी लाएंगे, रडार लाएंगे, आप एक सेक्शन को पैरा ड्रॉप करिए, कमांडो ऑपरेशन करिए, उसको ब्लो अप कर दीजिए। पॉसिबल हो सकता है, किया है, अपने मिलिट्री ऑपरेशन का प्लान है। तो इस तरीके की चीजें हैं, आप कर सकते हैं। तो मैन पावर, देखिए दिमाग है इंसान का, वो सबसे बड़ा कंप्यूटर है, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी उसके दिमाग में है। आप उसको वेयर विदाउट देंगे तो वो कर देगा, उसका रिजल्ट डिलीवर करेगा। तो वेस्ट और हिंदुस्तान आर्मी में ये मेजर डिफरेंस है अनुराग जी, इसको हमें कैपिटलाइज करना ही। ह्यूमन रिसोर्स को पागलपन की तरह टेक्नोलॉजी के पीछे आप उसके ब्लेंडिंग अच्छे से करिए, फाइन मिक्स लाइए, लेकिन ह्यूमन बीइंग इज ह्यूमन बीइंग, उसको नहीं रिप्लेसमेंट बनता। वही नहीं सर, थर्ड पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं सर, जिसमें कि हम लोग बेसिकली टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात कर रहे हैं, कि कैसे डिफेंस सेक्टर नई टेक्नोलॉजी के लिए अग्रसर हो रहा है। एज यू राइटली मेंशन कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो स्ट्रेंथ है उसमें हम और इजाफा कैसे करें विद रिस्पेक्ट टू द मे बी रिलेटेबल टेक्नोलॉजीज, बहुत जरूरी है। हम चारों तरफ से उस तरह की जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को अगर हम देखें तो ऐसी कंट्रीज के बीच में है जहाँ पे बहुत सहिष्णुता नहीं है, तो हमें लगता है कि वी हैव टू हैव ऑल द मैकेनिज्म्स इन प्लेस। तो उस तरीके के लिए जैसे हम लोग मे बी जो इनिशिएटिव है डिफेंस के या भारत सरकार के, जैसे अगर हमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन करना है, इसका मतलब है कि समवन हैज टू ब्रिंग द फंड, कोई किसी को पैसा लाना है। तो जैसे गवर्नमेंट का भी शायद एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है या TDF करके है, जो कि डिफेंस सेक्टर स्पेसिफिक के लिए वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए पैसा देती है। और कुछ स्पेसिफिक मे बी एरियाज हैं, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग है, जो कि क्लासिक कंप्यूटिंग से मे बी क्वाड्रपल गुना जो है वो ज़्यादा तेज है। इसमें कैसा हमारा जो मतलब डिफेंस की जो प्रिपेयर्डनेस है वो कैसी है, साइबर सिक्योरिटी एज ए सेक्टर में कैसी प्रिपेयर्डनेस है, या स्पेसिफिक और जो टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हमें लगता है कि गवर्नमेंट की स्किल नहीं है लेकिन प्राइवेट सेक्टर की हैं, तो हाउ ओपन द सेक्टर इज और डिफेंस सेक्टर इज टू द प्राइवेट प्लेयर्स, जो कि मतलब जैसे PPP मोड हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेक्टर सेंसिटिव भी है, बट सेक्टर को वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना भी है, तो थोड़ा सा ओपन भी होना पड़ेगा फॉर द प्राइवेट सेक्टर। वी हैव सीन लॉट ऑफ मे बी प्रोग्रेस। जैसे रिसेंटली भी मैं देखता हूँ कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो कारखाना है वो लखनऊ के पास सेटअप हो रहा है। कुछ और स्पेसिफिक मिसाइल के ऑलरेडी जो है वो नए सेटअप शुरू हुए हैं। तो इस तरीके से जो न्यूअर इंटरवेंशंस हैं टेक्नोलॉजी वाइज, वो कैसे हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ उसमें प्रकाश डालें।
देखिए, हिंदुस्तान की जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट है वो बड़ी मैनीफोल्ड है, और हर फील्ड में, चाहे वो टैंक हो, चाहे गन हो, चाहे सेंसर्स हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, यूएवी हो, या मेरीटाइम के जो आपके फ्रिगेट हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं आपके, हर जगह पे आज की डेट में इंडिजिनाइजेशन चलता है। LCH का आपको प्रोजेक्ट पता है, या सबमरीन हम बना रहे हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। और जहाँ तक आर्मी का सवाल है, इंडिजिनस टैंक, गन, कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, सारे हमारे किटी में है, सब पे काम चल रहा है। अब प्रॉब्लम आती है जो है कि हमारे पास एक संस्था है DRDO जो उस पर लगातार काम कर रही है। जी, राइट। ये एक कोड सेंट्रल एजेंसी है, लेकिन साथ में पिछले 2014 ऑनवर्ड आप मान लें कि हमने तमाम स्टार्टअप्स को इसमें इनकॉर्पोरेट किया, पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया है, और साथ में कई सारे प्रोजेक्ट उनके मार्फत हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि आपका जो धनुष गन है, जो गन टोइंग सिस्टम है आपका, वो है, टैंक्स हैं, उनके तमाम तरीके के छोटे छोटे जो कंपोनेंट हैं वो हमने स्टार्टअप्स को दिए हैं बनाने के लिए, जिससे कि DRDO उन पे कंट्रोल रखता है, असेंबल करता है, लेकिन साथ में अगर साइमल्टेनियस वर्क सब फील्ड में हो रहा है तो एक प्रोडक्शन विल बी फास्टर, क्वालिटी विल बी मच बेटर, एंड जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है स्टार्टअप के माध्यम से हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं अंडर द गाइडलाइंस ऑफ DRDO। तो ये सारे पैरामीटर पे काम चल रहा है, और एक पूरा सिस्टम, हमारा इकोसिस्टम आज की डेट में काम कर रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेज में इसको नहीं मानता हूँ, आज की डेट में वो प्रोसेस ऑलरेडी एनफोर्स हो रखा है, रिजल्ट आने शुरू हो गए, इंडक्शन शुरू होता जा रहा है। तो इसके तहत हम काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की योजना है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप के लिए अलग तरीके के कंसिडरेशन है, उनका टर्नओवर में उनको रिलैक्सेशन है, उनके जो पहले के प्रीवियस एक्सपीरियंस में तमाम तरीके की छूट हैं, इन सारे के मार्फत हम काम कर रहे हैं। साथ में हमारा एक कंसिडरेबल अमाउंट रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए डिवोट हो रहा है। एक तरीके से जो ब्रेन ड्रेन पहले हो रहा था उसको हम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा टैलेंट बाहर जाके अच्छे काम न करे, वो हिंदुस्तान में हम उनको ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि वो हिंदुस्तान के लिए काम करें। तो तमाम तरीके के लोग वापस भी आ रहे हैं, और इन सारों का हम जो एनर्जी है उसकी ब्लेंडिंग चल रही है आज की डेट में। और जहां तक आपने क्वांटम कंप्यूटिंग का, आज की डेट में पूरा वर्ल्ड जो है ना डिजिटल हो रहा है राज जी, ठीक है, एनालॉग के जमाने चले गए, लेकिन उसके साथ में जो प्रॉब्लम है, अगर सिस्टम हैक होता है, सबोटाज होता है, साइबर अटैक होता है, नेटवर्किंग फेल होती है, तो आपका सिस्टम कोलैप्स होता दिख रहा है। तो हम आज की डेट में इन सब पे हमारी डिपेंडेंसी है, इसमें कोई डिनाइल नहीं, लेकिन हम मैनुअल सिस्टम को भी साथ में अपडेट करते रहते हैं कि एट द टाइम ऑफ वॉर ऐसा ना हो कि वी फाउंड वांटिंग, वो हमें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारे साथ डिजिटल और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम मैनुअल को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते रहते हैं, जिससे कि साथ में दोनों चीजें पैरेलल में चलती रहें। हालांकि मेजर जो एम्फेसिस है वो डिजिटल बोर्ड की तरफ ही है आज की डेट में, लेकिन बेसिक्स हम बोलते नहीं। आर्मी एक पे काम करती है, बैक टू बेसिक। जितने भी आप सीनियर होते जाएंगे, हम जवानों को यही बताते हैं कि आपको बैक टू बेसिक को भी ध्यान में रखना है। अगर मोबाइल या आपका कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो रहा है तो आपको फील्ड सिग्नल देना है, रनर के थ्रू भेजना है, मैसेज कन्वे करना है। देखिए, आपने सबसे बड़ी हैरानी की बात थी जब आपके पेजर ब्लास्ट हुए, क्या टेक्नोलॉजी थी जी, और उसका रिपीट देखिए सीरिया में किया गया, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट हुए। तो कहने का मतलब ये कि कोई सिस्टम आज की डेट में सिक्योर नहीं है। टॉय टू लेके एयरक्राफ्ट तक हर जगह सेंसर है, हर जगह आपका एक छोटा सा प्रोग्रामिंग चल रहा है, उसको हैक किया जा सकता है, सबोटाज किया जा सकता है, ब्लास्ट किया जा सकता है। इसने पूरे विश्व को हिला रखा है अनुराग जी, आप समझिए इसकी सीवियरिटी को समझिए। हमारी डिपेंडेंसी सारे सेंसर, सारे चिप पे आज की डेट। जी चिप की मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में आ रही, कब होगा वो बात की चीज है, लेकिन डिपेंडेंसी देखिए। और ब्लास्ट यानी कि इट कैन बी डन लाइक दिस, जब हो सकता है तो आपको उसको काउंटर मेजर देखना होगा। नींदें उड़ी हुई है डिफेंस प्लानर की कि ये क्या टेक्नोलॉजी है, इसको कैसे काउंटर किया जाए। आर वी ससेप्टेबल, लॉट ऑफ चाइनीज चिप्स, लॉट ऑफ चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स आते हैं, तो हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करें या बंद करें और अपना डेवलप करें, और उसकी क्या गारंटी कि उसमें सबोटाइज नहीं होगा। तो इन सारी चीजों के लिए एक माइंड बॉगलिंग आज की डेट में स्टेज है। आप सोचिए कि अगर आप मोबाइल यूज करने में डरने लगेंगे तो आप किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। सारे एवियोनिक, सारा सिस्टम आपका इसी पे बेस्ड है। तो एक चिंता का विषय है, इसीलिए हम आत्मनिर्भर और इंडिजिनाइजेशन पे जा रहे हैं। एटलीस्ट हमारा उनके ऊपर कंट्रोल रहेगा। आई ऑलवेज प्रोपोगेट PPP मॉडल जी,
अगर प्राइवेट उसमें से निकल भी गया तो पब्लिक सेक्टर जो हमारे जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको होल्ड करेंगे और उससे हमारा काम निकलेगा। तो आपको हर कंटीजेंसी के लिए प्रिपेयर होना, बड़ा फ्लूइड वर्ड है, एवरीडे न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर फाइटिंग। हमने तो इसके बारे में सोचा नहीं था आज की डेट में कि पेजर भी ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन हुआ। तो दिखाता है कि कहां कहां आप साइबर के तरीके से इंटरफेयर कर सकते हैं, उसको अपने एडवांटेज और डिस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, और अब समय आ गया उससे अपने आप के प्रोटेक्शन के लिए और टेक्नोलॉजी को अपने फायदे में इस्तेमाल करने के लिए, इसके लिए आगे बढ़े। और बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप स्टार्टअप अपने मैन पावर को यूटिलाइज करते हैं, अपने ब्रेन जो यहाँ पे हैं, और आज की डेट में तमाम प्रोजेक्ट IITs और IIM वगैरह में चल रहे हैं, उसके उनकी भी मदद ली जा रही है, सारे लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ देखिए टैलेंट तो है, अपॉर्चुनिटी भी अब मिलनी शुरू हो गई है। तो आगे आने वाले दिनों में डेफिनेटली विल बी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड विल सुटेबली इनकॉर्पोरेट ऑल दिस टेक्नोलॉजी इनटू द डिफेंस। सर हमारी एसएच जैसे साइबर सिक्योरिटी एज यू मेंशन की बहुत ही आई थिंक ग्रेव कंसर्न एरिया है, और मतलब उसकी प्रिपेयर्डनेस लेवल कैसा है? जब मुझे लगता है कि रशिया जैसे कंट्रीज में भी वी हैव सीन हाउ यूक्रेन हैड प्लेड दैट रोल, चाहे वो नाटो से सपोर्टेड ही हो, बट दे हैव आल्सो इम्पैक्टेड द सिविलियंस मे बी एक्टिविटीज आल्सो अ लॉट। जैसे वहाँ की जो पिलियन राइडिंग कंपनी थी उसको उन्होंने इम्पैक्ट कर दिया, उसको उसका जो मे बी मोडस ऑफ ऑपरेंडी था उसको कंट्रोल कर लिया, सभी जगह पे सेम टाइम पे रिक्वायरमेंट लोगों को हो गई। तो इस तरह की जो मे बी अटैक हैं जो कि मे बी आई थिंक साइबर क्राइम्स की कैटेगरी में आ सकते हैं, ये बहुत इम्पैक्टफुल है, और वो नॉट ओनली द डिफेंस एज ए मैकेनिज्म और मे बी एज ए सिक्योरिटी, बट दे ऑल्सो इम्पैक्ट द नॉर्मल मे बी आई थिंक सिविलियन एज वेल। तो इस तरीके की जो प्रिपेयर्डनेस है आपके हिसाब से वो सफिशिएंट इनफ है? और सर्टेनली हमें लगता है कि काम बहुत है इस एरिया में करना है। इसमें तो अनएंडिंग वर्क है जी बिल्कुल, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। आपको रिसेंट आपको पता होगा एम्स का कंप्यूटर हैक हो गया था, कितने के सारे सिस्टम, कितने बार आपने सुना होगा कि ग्रिड में घुसने की कोशिश की, इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उनके ग्रिड में घुसने की। तो तमाम तरीके के फायरवॉल लोग इंस्टॉल करते हैं, सक्सेसिव लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। और आज की डेट में सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी साथ हार्डवेयर सिक्योरिटी पे भी ध्यान, उसमें भी चिप लगा रहे हैं, उसके भी कई गेटवेज हैं, उसके ऊपर सिक्योरिटी का कंट्रोल है। लेकिन ये एक बड़ा चैलेंजिंग फील्ड है, जब तक आप एक मेजर को अडॉप्ट करते हैं तब तक दूसरा मेजर आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। एक डायनेमिक फील्ड है, इसके लिए लगातार काम करना पड़ेगा। लेकिन एक साइबर सिक्योरिटी का अवेयरनेस है वो आप में होना चाहिए। आपके जो सिस्टम है, जो एक साइबर ऑडिट होता है, उसको आपको रिलीजियसली करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। देखिए कौन वायलेटर्स हैं, किस तरीके के थ्रेट हो रहे हैं, और एक इन हाउस डिस्कशन की टेक्नोक्रेट के साथ करिए और साथ में एक सिस्टम इम्प्लीमेंट करिए। तमाम तरीके के कंपनीज है, दे विल बी एबल टू डिवाइस समथिंग, दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट ऑन दिस। होता क्या है कि हम सॉफ्टवेयर लेते हैं, मैकेनिज्म चलाते हैं और उसको रफली यूज करते रहते हैं, एंड तमाम तरीके के सिक्योरिटी पैरामीटर को नेग्लेक्ट करते हैं। इट हैपेंस इन आर्मी, इट हैपेंस इन अदर प्लेसेस। लेकिन आर्मी जो डिफेंस की हम बात करते हैं तो हमारा सिक्योरिटी ऑडिट होता है, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट, वी टेक इट वेरी सीरियसली, एंड सर्टेन थिंग्स आर नीड टू नो बेसिस। हमें पता ही नहीं कि आर्मी हेडक्वार्टर में क्या प्लान हो रहा है, वो उसी कन्फाइंड तक है, स्टैंड अलोन मोड पे काम करते हैं, और जो प्लान है वो बारिंग जो जिनको चाहिए नॉलेज उनको ही पता रहता है। लेकिन जो सिविल का सिस्टम वो अलग है। देखिए एयरक्राफ्ट हैं, या जो एविएशन फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, आपके जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, तमाम लोग इस सारी चीजों को यूज कर रहे हैं। सारा सिस्टम बैंकिंग सिस्टम है, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इसके लिए आपको विद इन डिपार्टमेंट आपको मेजर्स इंस्टीट्यूट करने पड़ेंगे, और अवेयरनेस की जरूरत है। और साथ में नेग्लेक्ट मत करिए, और जो अलार्म आपको, जो आपके साइन इंडिकेटर्स आते हैं उस पर एक्ट अपॉन करिए। लेकिन डेफिनेटली एक चैलेंजिंग फील्ड है, और हिंदुस्तानी पूरा वर्ल्ड इससे अफेक्टेड है। चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, तमाम लोग बोलते हैं हैकिंग, एथिकल हैकिंग कुछ नहीं होता है, मेरा मानना है वो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है, किस तरीके से आप प्रोटेक्ट करें। लेकिन आपको उन हैकर्स, उस तरीके के मैलवेयर के लिए अवेयर होना पड़ेगा, और सिस्टम को इतना रोबस्ट बनाए कि वो टाइमली उसको डिटेक्ट करें और आपके सिस्टम में इंटरफेयर ना करें। वेरी नाइस सर। इसमें एक और रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे हम लोग डिफेंस सेक्टर में जैसे प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, और या यूं कहें कि सप्लाई चेन की बात करते हैं, जनरली एज यू मेंशन कि अगर वो हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट में अगर वो चिप चाइना से आ रही है
या स्पेसिफिक कंपोनेंट कहीं और कंट्री से आ रहा है, तो सर्टनली दे कैन ऑलवेज मे बी कोई भी मालवेयर उसका कंपोनेंट बना सकते हैं वो लोग। तो अगर पूरे सिस्टम का सप्लाई चेन देखा जाए तो कितना परसेंटेज होगा जो कि बाहर से आ रहा है सप्लाई चेन कंपोनेंट में, वेदर इट इज 40%, 50%, 60%, तो वो भी एक कंपोनेंट है। जैसे मेक इन इंडिया में वो कंपोनेंट की ही बात है कि हम कितना जो सप्लाई चेन है उसको हम डोमेस्टिक मार्केट से गवर्न करें। देखिए, जहाँ तक वेरियस इक्विपमेंट का सवाल है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। कोई बड़े हाई टेक्नोलॉजी वाले हैं, कुछ लो टेक्नोलॉजी हैं, जो रूडिमेंट्री हैं, जो बेसिक्स हैं, वो इंडिजिनसली प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन जो बाहर की जब हम सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ये एक बिडिंग सिस्टम के थ्रू होता है और उसमें टेक्निकल पैरामीटर होता है। हम उसमें अपने टर्म्स एंड कंडीशन लगाते हैं। इट इज सब्जेक्ट टू चेक, इट इज सब्जेक्ट टू इवैल्यूएशन, इट इज सब्जेक्ट टू नॉन इंटरफेरेंस, इट इज सब्जेक्ट टू सो मेनी पैरामीटर्स वी लाइक। एंड जब वो टेक्निकल पैरामीटर मीट करते हैं तभी हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। एक सिस्टम में है लेकिन आप 100% इक्विपमेंट को 100% चिप को टेस्ट करना मुश्किल है। देयरफॉर जो सस्पिशियस कंपनी हम उसको तो ब्लैकलिस्ट करते हैं, उनसे हम बात ही नहीं करते। और इवन इन दैट केस अगर हाईली टेक्निकल काइंड ऑफ कंपोनेंट है तो हम उसके सिंगल वेंडर का भी आज की डेट में प्रोविजन हो रखा है। अब हम आज की कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस वगैरह को भी ध्यान में रख के करते हैं। तो ये कहना मुश्किल होगा कि किस इक्विपमेंट में कितने परसेंटेज का इक्विपमेंट बाहर के कंपोनेंट लगे हुए हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग है। ठीक है, अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है और हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम अपने टेक्निकल पैरामीटर में उसको इंकॉर्पोरेट करते हैं। जब हम कॉन्शियसली उसको इंटर्ट करते हैं तो इंश्योर करते हैं कि वो इन सारी चीजों से परे रहे। लेकिन वर्ल्ड एक बड़ा ही मिस्टीरियस स्पेस है, डिफरेंट स्टेक होल्डर है। कब किसको कौन डिसीड किस पॉइंट पे कर देगा आप नहीं कह सकते। ऐसा अलर्ट रहने की जरूरत है। और जो मेरा मानना है कि जो यूजर है उसको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, किस तरीके से उसका मिनिमल यूज करें जिससे कि आप साइबर के जो डिजिटल सिग्नल कम से कम एमिट करें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और जो बंदा जो काम कर रहा है, जो पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज द बेस्ट जज। उसको आपको एक अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि एनी सस्पिशियस थिंग यू जस्ट रिजेक्ट, समथिंग लाइक दैट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ किस कंट्री से आ रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। तो आप उसको इस तरीके से चीजें करें। और जब आप मास प्रोडक्शन के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली इंडिजिनस आप आइटम को लगाएं। और जो बाहर से है उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, आपका जो इंडक्शन का जो आपका जो चेक्स हैं वो इनकॉर्पोरेट करें। सिर्फ स्टैंपिंग ये कि ISO स्टैंडर्ड या XYZ स्टैंडर्ड उस पे आप मत बेस करें। मैंने हमेशा भी जब भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का विजिट किया या कई बार मैंने उनके इंस्पेक्शन में गया, चीजों को देखा, तो मैं ठप्पे वाली वैल्यू को मैं मानता ही नहीं था। अगर किसी आयरन का केमिकल एनालिसिस होना है कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट कितनी स्ट्रेंथ है, तो मैंने उसको फिजिकली कराया है। आई डोंट बिलीव इन ISO स्टैम्प। वेरी नाइस। पीपल टेक इट कि ISO है, स्टैंडर्डाइज है, ये नथिंग डूइंग, यू टेस्ट, यू डोंट हैव wherewithal। द कंपनी व्हिच इज डूइंग द केमिकल एनालिसिस, आई यूज्ड टू गो देयर और वहां मैं चेक करता हूं। तो इस तरीके के सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करें। अगर कोई कंपोनेंट आ रहा है, अगर आपको इसमें शक है तो उस कंपनी के साथ बैठे, चेक करें और इंश्योर करें कि जो आपके डाउट है वो पूरी तरीके से रेक्टिफाई किया जाए। तो इस तरीके का सिस्टम कर सकते हैं। एक कॉमन सेंस लगाइए। अगर आप सिस्टम को परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको एक्सर्ट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। आप यू कैन चेक। वो अफसरशाही से सिर्फ काम नहीं होगा कि हाँ गया ठीक है, सर्टिफाइड है, उस कंपनी ने सर्टिफाई कर दिया, उस नेशन ने सर्टिफाई कर दिया, नथिंग डूइंग। आप अपने चेक करने। वेरी नाइस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है सर। थोड़ा ह्यूमन सेंट्रिक और डिस्कशन करते हैं। डेफिनेटली। तो मतलब जैसे एक कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग अग्निवीर के बारे में जानते हैं। देयर लॉट ऑफ मे बी आई थिंक मे बी पर्सपेक्टिव्स अराउंड दिस स्कीम। और दूसरा है जो लोग मे बी एक्सट्रीम कंडीशंस पे देश की सेवा या सिक्योरिटी के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए। तो पहले तो अग्निवीर में क्या पर्सपेक्टिव है आपका, अग्निवीर एज ए स्कीम? अनुराग जी, नेशन ने इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया है जी। अब टाइम आ गया इसको रिव्यू करने का जी। जो भी थे बड़े प्रेजेंटेशन में लोगों के व्यूज लिए गए, एक्स सर्विसमैन के व्यूज लिए गए, तमाम सीनियर ऑफिसर्स के व्यूज लिए गए, तमाम लोगों ने अपने जो विचार थे व्यक्त किए। कुछ लोग अग्निवीर के पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे जी। और आज भी मैं ऐसा मानता हूं कि अग्निवीर मेरे स्कीम ऑफ थिंग्स में
इट इज नॉट अ गुड स्कीम। वो हिंदुस्तान की कॉम्बैट एफिशिएंसी को डाउन करने का एक स्टेप है, रेट्रोग्रेड स्टेप है। नॉट स्टैंडिंग दैट, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी में हो सकते हैं। सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया, 2 साल हो गए, आप इसको रिव्यू करिए, कमांडिंग ऑफिसर से फीडबैक लीजिए, रिजल्ट क्या डिलीवर किया वो देखिए, और इसको रिव्यू करने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि जब आप 100% किसी सोल्जर को लेते हैं एज ए अग्निवीर, वो आपके स्टैंडर्ड पैरामीटर पे हो सकता है खरा ना हो। जी। तो इसलिए आपने उसको 75% को आप घर भेजते हैं, 25 को आप रेगुलर करते हैं। बेसिक इशू था कि आपका पेंशन का लोड बहुत बढ़ रहा था, फाइनेंशियल इश्यूज थे। लेकिन हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को आप फाइनेंसेस से नहीं तोल सकते हैं। सिक्योरिटी लैप्स होगा तो एक ही बार होगा, जिसके लिए नेशन हैज टू पे हेविली। आप वो नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। हर एक फील्ड में अनुराग जी देखिए, आप तरक्की कर रहे हैं, आप बेटर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। आर्मी एक ऐसा फील्ड है, आपने रेट्रोग्रेड एक्शन लिया, आप कॉम्बैट एफिशिएंसी को बढ़ा नहीं रहे बल्कि कॉम्बैट एफिशिएंसी को घटा रहे हैं। 75% जवान आपका अग्निवीर 4 साल की सर्विस के लिए आता है, तो वो क्या ट्रेनिंग करेगा? उसको टेक्नोलॉजी समझने में, हथियारों का ज्ञान होने में, ड्रिल करने में, अपने फिजिकल फिटनेस में और ऑपरेशनल आर्ट में उसको क्या रिक्वायरमेंट समझने में टाइम लगता है। और लड़ाई लड़ना एक डिफरेंट माइंडसेट है, उसकी कंडीशनिंग होनी है, और वो कंडीशनिंग होती है डिफरेंट टाइम एक्सरसाइज से, डिफरेंट ऑपरेशनल एरिया में जाने से। और जब वो देखता है कि मैंने अच्छा सियाचिन ग्लेशियर में ही काम किया, रन ऑफ कच्छ में भी काम किया, इंसर्जेंसी भी किया, रोड ओपनिंग भी किया, काउंटर इंसर्जेंसी भी किया, और टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज भी किया, तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि ये बुलेट शायद मेरे लिए नहीं बनी है, समथिंग लाइक दैट। ये कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि कई बार आपके लेफ्ट राइट बाएं से निकलता है, लगता है कि नहीं, भगवान ने शायद अभी वो बुलेट मेरे लिए नहीं बनाई है, समथिंग लाइक दैट। ये कंडीशनिंग स्टेज पहुंचने में बस समय लगता है। और प्लस आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, गन्स को डिजिटल की बात करते हैं, और जब आप फायर करें तो ऑटोमेटेड सिस्टम से बात करें, तो आपको फिजिकल फिटनेस होना है, आपको तमाम तरीके की ट्रेनिंग करनी है, आपको प्रमोशन का ऑर्डर करना है, आपको अपनी टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, और आपको एक कॉम्पिटेंस हासिल करना है जिससे कि आप डिलीवरी कर सकें। 4 साल का समय इनफ नहीं है, बहुत टाइम लगता है लड़ाई का माइंड सेट बनाने में। तो मेरा सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है कि 4 साल का समय कम है, रिव्यू करिए, इसको बढ़ा के 10 से 15 साल करिए। और 2 सिस्टम से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा, एक रेगुलर, एक कॉन्ट्रैक्चुअल सॉर्ट ऑफ थिंग। एक आपका अग्निवीर जिसको कि स्टाइपेंड मिल रहा है, और एक रेगुलर, तो उसका मोटिवेशन लेवल ही खत्म हो जाएगा। 2 सिस्टम से जब भी आप चलेंगे, आपका सिस्टम कोलैप्स करेगा, आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। लिहाजा अग्निवीर को रिव्यू करिए और करेक्टिव मेजर उठाइए। और मैं तो यहां तक कहता हूं, जैसे कि सरकार ने किसान आंदोलन वापस लिया, टू दैट एक्सटेंट अग्निवीर कॉन्सेप्ट को आप रोल बैक करेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर आपको इसको इम्प्लीमेंट ही करना है तो 70 से 80% को कंटिन्यू कराइए। 20 से 25% जिनका माइंडसेट नहीं डेवलप हुआ, फिजिकली नहीं है, ट्रेंड नहीं हो पाए, उनको आप थैंक यू कर सकते हैं। अब वो थैंक यू भी करेंगे तो आपको उनको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में लीजिए, उनको जॉब गारंटी दीजिए। उसने 4 साल जो फौज में ट्रेनिंग की, उसका पूरा आप माइलेज निकालिए, उसको पैरामिलिट्री फोर्स में भेजिए, सेंट्रल आर्म पुलिस में भेजिए, तमाम तरीके के सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, उसमें आप भेजिए, उसकी सर्विस यूटिलाइज करिए, और आप नेशन के लिए एक अच्छा मॉडल पे करेंगे। और 20% लोग अगर निकलेंगे या 25% निकलेंगे, तो जो जवानों में एक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी अच्छा करने की, कि मैं 20% में ना जाऊं, तो एक अच्छा मॉडल बनेगा। तो मैं तो हमेशा से ये बोलता रहा हूं कि रिव्यू करिए और एक सुटेबल मेजर अडॉप्ट करिए, और जिससे कि विन विन सिचुएशन है। आर्मी भी खुश, आपकी ऑप एफिशिएंसी भी बढ़ी, आपका पेंशन पे भी कम बर्डन पड़ा, और साथ में जो आपकी जो सिक्योरिटी नीड है वो मीट आउट। और मैं तो मानता हूं कि आपको अपनी कॉम्बैट एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। रिजल्ट आपके सामने है। वैगनर आर्मी का क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों का हुआ, रिजर्विस्ट का क्या हुआ, चाहे वो आप रशियन आर्मी देख लीजिए, यूक्रेन आर्मी देख लीजिए, इजराइल देख लीजिए, तमाम तरीके के नॉन स्टेट एक्टर्स देख लीजिए, किस तरीके से लड़ना है। हिंदुस्तान आर्मी का आप वो हर्ष ना करें, इस तरीके से मैं मानता हूं। और जो हमारा लीडरशिप है वो स्ट्रांग है। मेरा मानना है कि इस पे जरूर रिव्यू लेंगे और एक करेक्टिव स्टेप उठाएंगे। मे बी आई थिंक सेकंड कंपोनेंट जो पार्ट था फॉर द मे बी पीपल हु आर पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, और वहाँ पे जैसे हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी वर्क इन द बिल्डिंग्स एरिया अलॉट, तो हम लोग बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, बिल्डिंग एफिशिएंसी को इंश्योर करते हैं, और बिल्डिंग के अंदर जो रिक्वायर्ड कंफर्ट है उसको हम लोग मुहैया कराते हैं थ्रू द मे बी बिल्डिंग्स के मटेरियल, उनकी डिज़ाइन, इक्विपमेंट, इन सब के थ्रू। यहाँ पे जो स्पेसिफिक एरियाज हैं, जब लोग जो हमारे रिस्पेक्टेड सोल्जर्स हैं जो कि बॉर्डर पे हैं,
अब वहाँ पे टेम्परेचर रेंज, अगर हम ईस्ट की बात कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि माइनस में टेम्परेचर हो, वेस्ट की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि पॉजिटिव टेम्परेचर हो, 50 डिग्री सेल्सियस, 55। और वहाँ पे कारगिल जैसी जगह पे जहाँ पे या सियाचिन में जहाँ पे मे बी -30 -40 डिग्री सेल्सियस है, ऐसी जगह पे जो लोग तैनात हैं उनको रहने के लिए भी एक कंफर्ट भी चाहिए, क्योंकि आप हमेशा ही अगर एक एक्सट्रीम कंडीशन से एक्सपोज्ड हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं डिटोरिएट हो ही जाएगी। तो उस तरीके की जो चीज़ें हैं आई एम श्योर लाइक हो ही रहा होगा ऑलरेडी उनके लिए एक हैबिटेबल स्पेस, कंफर्टेबल हैबिटेबल स्पेस हो रहे होंगे। बट डू यू फील कि उसमें कुछ और इनोवेशंस पेंडिंग है, या टेक्नोलॉजी कंपनीज या जो कंपनीज लाइक आवर्स दे कैन आल्सो वर्क इन दोज एरियाज टू डेवलप सम स्पेसिफिक मॉडल्स फॉर देम, ताकि जो हैबिटेबल स्पेसेस हैं दे कैन बिकम मोर कंफर्टेबल, और वो रिजुविनेटेड भी कंडीशंस भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर आप 2 घंटे ही सोते हैं पूरे 24 घंटे में, लेकिन अगर 2 घंटे भी एक सही तरीके से अगर आपने पीसफुल माइंड से या बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से आपने कर लिया, तो शायद वो 2 घंटे के बजाय वो 4 घंटे की नींद के इक्वलेंट हो जाता है। तो मतलब टेक्नोलॉजी बेसिस पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, इज देयर एनी स्कोप अवेलेबल? देखिए, हमेशा मेरा मानना रहा है कि नेवर बी कॉम्प्लिसेंट, जो है उससे खुश मत हो, आगे की सोचिए। तो मेरा मानना है अगर आप सियाचिन से शुरू करते हैं तो वहां पे जो हमारे इक्विपमेंट में एक विंटराइजेशन इफेक्ट आता है। जब आप फायर करते हैं तो उस समय बैरल ठंडी नहीं फायर होगी, तो होता क्या है, एज ए ग्राउंड सोल्जर आप थोड़ी थोड़ी देर पे फायर करते रहते हैं, टक टक, वो आपको अलर्ट भी रखता है, दुश्मन को भी अलर्ट रखता है, आपकी बैरल भी गर्म रहती है और आपका फायर भी ठीक चलता रहता है। जो आपका स्टे का है, जैसे आपके जो शेल्टर्स हैं, ठीक है, प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर आते हैं, बल्कि हैं आज की डेट में तमाम टेक्नोलॉजी, फाइबर के स्मॉल, लाइटर और स्पेशियस आप चीजें बना सकते हैं, और साथ में उसका जो साइटिंग कंसिडरेशन है उसको आप दे रखें। एयर पोर्टेबल होना चाहिए, इजी टू कैरी होना चाहिए, इजी टू असेंबल होना चाहिए, और फुल प्रूफ होना चाहिए टू दैट एक्सटेंट कि उसके ऊपर स्मॉल आर्म्स का फायर या स्प्लिंटर का फायर जब आता है, स्प्लिंटर आते हैं, वो उस पर इफेक्ट ना करे, हर्मेटिकली सील्ड है, ठंडी हवा ना अंदर आए, और इस तरीके का अगर आप प्रोविजन करते हैं तो बहुत अच्छी चीज होगी। जो आज की डेट में ग्लेशियर में शेल्टर्स हैं वो पहले के शेल्टर हैं, हालांकि वो इफेक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट की तरफ जाइए और ऐसे सिस्टम लाइए जिससे कि आपका जो इक्विपमेंट है, आपकी जो लॉजिस्टिक्स है, आपका जो स्टे है वो कंफर्टेबल रहे। तो इसमें काम करने की जरूरत है। तमाम तरीके के जो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जहां से ये इक्विपमेंट बनते हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इवन सम फॉरेन कंपनीज, दे आर आल्सो कमिंग। और हिंदुस्तान की आर्मी में आर्मी कमांडर को एक पावर दी है, आर्मी कमांडर स्पेशल फाइनेंशियल पावर, उसके तहत वो तमाम तरीके की इस तरीके की चीजों को इमीडिएटली प्रोक्योर कर सकते हैं जो कि आपके ट्रुप्स की रिक्वायरमेंट है। तो उसके तहत हम प्रोक्योर करते रहते हैं, जैसे तमाम तरीके की साइट्स हैं, नाइट विजन्स हैं, स्नाइपर शूटिंग है, तमाम तरीके के हैबिटेट के सिस्टम है, ईट खाने के लिए चीजें हैं जो हाई अल्टीट्यूड में भी रह सके। इसी मॉडल को अगर आप रन ऑफ कच्छ या राजस्थान में अप्लाई करें तो वहाँ डिफरेंट तरीके की रिक्वायरमेंट, वहां पे उनको ठंडा एनवायरमेंट, बहुत गर्म हो जाता है, रात में ठंडा, दिन में गर्म, इस तरीके। तो आपको एक सिस्टम डिवाइस करना पड़ेगा, और ऐसा सिस्टम डिवाइस करिए जिसमें कि पावर कंजम्पशन कम से कम हो। आपने ऐसा सिस्टम बनाया और ह्यूज जनरेटर दे दिया जो आवाज कर रहा है या साउंडलेस भी है, तो एक सिग्नेचर प्रोवाइड करता है। हमको तमाम तरीके की सिक्योरिटी देखना पड़ता है, कैमोफ्लेज कंसीलमेंट देखना पड़ता है, और साथ में कंफर्ट देखना पड़ता है। मेरा मानना है कि हम उन सारे इक्विपमेंट को ना कर देते हैं जो हमारी सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज करते हैं, वो चाहे कितना भी कंफर्ट प्रोवाइड करें। अगर आपने एक शेल्टर बना के दिया या आपने ऐसे खाने पीने की चीजें जो उस इलाके को सूट करती थी, लेकिन आपने उसके लिए उसको मेंटेन करने के लिए एक ह्यूज जनरेटर दे दिया, तो हमारे लिए हमारा एरिया जो एक्सपोजर है वो बढ़ जाता है, तो हम उस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं। तो आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं और चीजें चल रही है, एवरी डे इट इज बीइंग डिवाइस्ड। डिफरेंट तरीके के पैराशूट से ड्रॉपिंग इक्विपमेंट बन रहे हैं, पैराशूट डिफरेंट टाइप के बन रहे हैं। पहले के पैराशूट बड़े हैवी हुआ करते थे, अब डिफरेंट है। खाने की चीजों में तमाम रेडी टू ईट मील आ रखा है, तमाम तरीके के लाइटर इक्विपमेंट आ रखे हैं। ये सारी चीजें हैं जिसमें आपके हेलमेट है, आपका जो है फायर प्रूफ जैकेट है, पटका है, ये सारी चीजें आज की डेट में है, लेकिन देयर इज नो एंड टू इम्प्रूवमेंट। तो काम चल रहा है इसमें। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, प्राइवेट प्लेयर, गवर्नमेंट संजीदा है, हमारे कमांडर संजीदा है, इस तरीके काम चल रहा है, लेकिन अंत नहीं है। देखिए, इन मास प्रोडक्शन आते हैं, जब इम्प्लीमेंट होता है तो उसमें कई कमी बेशी देखी जाती है, तो उसको चेक करने की जरूरत है।
और ये सीनियर ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है कि आप वो वेयरदॉल प्रोवाइड करें अपने सोल्जर्स के लिए जो उनको फ्रंट में टैक्टिकल बैटल लड़ने में मदद करता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमारे सिस्टम का पार्ट है। हिंदुस्तान आर्मी का लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, वो लगातार इसको देख रहा है। हम उनके ऊपर आंख नहीं बंद करते हैं, लेकिन जो कमांडर होते हैं, सबसे बड़ी बात जो इंडियन आर्मी की है, जो कमांडर है उसको कॉम्बैट से लेके लॉजिस्टिक्स सारा कुछ देखना है। ही इज रिस्पॉन्सिबल। ये नहीं कि सर्विसेज का है तो वो अपनी मन मर्जी करेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है एज ए कमांडर, एज ए कोर कमांडर, एज ए जीओसी, एज आर्मी कमांडर, वॉट एवर यू आर, यू हैव टू इंश्योर एवरीथिंग। सो दैट इज हाउ हमारा सिस्टम एक इंटैक्ट रहता है, और साथ में चीजों को प्रोजेक्शन करते हैं, साथ में फंड की अवेलेबिलिटी है, तो लगातार चीजें चल रही हैं। लेकिन जवानों को ऐसा महसूस नहीं होता है कि उनकी डिमांड या उनकी रिक्वायरमेंट में कोई अनदेखी हो रही है, ठीक है। और साथ में एक कमिटमेंट लेवल तो है, जब आप किसी और चीज के लिए कमिटेड हैं, आपका ऑपरेशनल रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बाकी चीजों को हम सेकेंडरी कर देते हैं। हमारे तो वो जवान भी है, वो अपनी पे स्लिप नहीं देख सकते, उनको पता ही नहीं उनकी कितनी पे आती है, इंक्लूडिंग मी। हमने भी सब तक फौज में नौकरी की, मेरे को पता ही नहीं था कितनी पे आ रही, क्या अलाउंस है, क्या हो रहा है, वो सब सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि यू आर वर्किंग फॉर समथिंग एल्स। तो ये पर्सनल कंफर्ट आप नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन बोलते हैं सेफ्टी ऑफ योर कंट्री कम फर्स्ट, then the men you command and then your own safety। तो पहले देश, फिर जवान जिसको आप कमांड करो, और लास्ट में आपकी खुद की सेफ्टी सिक्योरिटी। ये हमारा चिटपुट का मोटो है, हम उसी पे ही काम करते हैं। और सारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर, पहली चीज इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपको यही सिखाई जाती है, यहाँ से आप शुरुआत करिए, तो उसके तहत हम काम करते हैं। बहुत अच्छा सर, नमन है आपके पैशन के लिए। थैंक यू। कुछ एक रैपिड फायर राउंड। श्योर दैट इज, उसके बगैर तो काम ही नहीं होता। थैंक यू सो मच सर। मतलब एक पार्ट है, जैसे मिलिट्री कोई स्ट्रेटजी है जो कि आपको लगता है कि कॉर्पोरेट के लिए बेस्ट फिट है या रिक्वायर्ड है? एक टाइमली डिलीवरी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड लुकिंग आफ्टर योर टीम, दीज थ्री इश्यूज दे हैव टू लुक इनटू इट। वेरी नाइस। कोई ऐसी हिस्टोरिकल बैटल जो कि आपको लगता है कि मे बी मैथोलॉजिकल इरा से लेकर के अभी तक कोई हुई हो, जो कभी लगता है कि आप उसको लीड करना चाहते हैं? देखिए, मेरा सौभाग्य होता है कि हम 1971 के बैटल को माइलस्टोन मानते हैं। 13 दिन में एक देश क्रिएट किया गया, ईस्टर्न फ्रंट में चाहे वेस्टर्न फ्रंट पे, एक उसको मानते हैं, और एक 1965 का हाजी पीर की लड़ाई। ये दो, अगर आप बैटल को आप देखें, 1971 का पूरा बैटल और 1965 का हाजी पीर बैटल अल्टीमेट है। मैं तो चाहूंगा कि इस तरीके के बैटल में अगर हिस्सा लेने को मिला होता तो मैं अपना सौभाग्य समझता। Very nice, sir. So one piece of advice that you would like to give to your own 20 years age maybe person? देखिए, मेरा एडवाइस सिर्फ एक रहता है, तमाम तरीके के लोग दुनिया में हैं, बोलते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको सक्सेस दिलाएगा। मैं इसको नहीं मानता हूँ। आदर्श ही आपको सक्सेस दिलाएगा। जो सही है वो गॉस्पल है, जो प्रैक्टिकल है वो शॉर्ट लिव्ड है। तो आपको आदर्शों पे चलना होगा, सत्य अहिंसा को बोलना पड़ेगा, राष्ट्रपिता को याद करना पड़ेगा, और इस पे जब आप चलेंगे तो आप कभी धोखा नहीं करेंगे। आदर्श कभी गलत नहीं हो सकते। जी। आदर्श कभी ठंडा पड़ सकता है, रुकावटें आ सकती है, लेकिन गलत नहीं हो सकता है। तो उसको अपनाएं, जो सही है उसका बोले, और एक फोर्थ राइट अप्रोच रखें। सच को सच बोलिए, गलत को गलत बोलिए, और डोंट गेट बायस्ड ऑन कलर, क्रीड एंड रिलीजन। हिंदुस्तान का ये ट्रेडिशन नहीं है। तो मैं आज की डेट में यूथ को यही बोलता हूँ कि ये जो आज की डेट में जो ट्रेंड चला है कि हो जाता है, चलता है, ये नहीं चलेगा। आदर्शों पे दीजिए, यही आपको एक आदर्श रास्ता दिखाएगा और एक सेटिस्फैक्शन एट द एंड। तो इसी आदर्शों पर चलने के लिए व्हाट इज द क्रिटिकल स्किल फॉर द वर्कफोर्स ऑफ टुमारो? क्या ऐसी क्रिटिकल स्किल की जरूरत है? कुछ नहीं, आपको प्रोफेशनली ऑनेस्ट रहना है। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में, अगर आप स्टूडेंट हो तो प्रोफेशनली ऑनेस्ट रहिए, अच्छा पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर लाइए, उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप नौकरी में हैं तो जो आपको काम दिया गया उसको अच्छे से करें, उसको अपना जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है उसके तहत करें। अगर आप सोल्जर हैं तो लव योर कंट्री एंड लव योर कंट्रीमेन पे काम करें। और लव योर कंट्री एंड लव योर कंट्रीमेन सारे लोगों के लिए लागू है, चाहे वो सिविल में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, लेजिस्लेशन में हो, किसी भी हो। आप अपने कंट्रीमैन को अगर जब आप प्यार करेंगे तो अल्टीमेटली आप देश को प्यार करेंगे। आप उसको सेगमेंट मत करिए, अलग अलग मत करिए, अलग अलग विचारों को समावित करिए, लेकिन आपका देश के प्रति प्यार और देश के प्रति डेडिकेशन और कंट्रीमैन का जो लव है, जो केयर है, वो आपके लिए इंटैक्ट। डिफेंस सेक्टर में सबसे मे बी आई थिंक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी क्या है?
या हो सकती है? नहीं, हो गया है कंप्लीट नेटवर्किंग जो चल रहा है, डिजिटल वर्ल्ड जो है, तमाम तरीके के एनालॉग सिस्टम वाज वेरी इनएक्यूरेट। हमारी एक्यूरेसी होती थी 100 मीटर, आज की डेट में हम 1 मीटर या 2 मीटर पे बात करते हैं। तो ये एक गेम चेंजर रहा है। जिस तरीके से डिजिटाइजेशन हुआ, कंप्यूटराइजेशन हुआ, एवरीथिंग हैज बिकम ऑटोमेटेड, प्रिसीजन सिस्टम आ रखा है। इससे हम पिन पॉइंट टारगेट कर सकते हैं। आपको मास डिस्ट्रक्शन के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आप कमांडर्स लेके, हेडक्वार्टर्स लेके, एम्यूनिशन डंप से लेके, जो भी आपकी वॉर वेजिंग मशीनरी, आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये जो इनोवेशन हुआ, ये अल्टीमेट है। आगे आने वाले दिनों में भी चलता रहेगा। और साथ में आप देखिए, मशीन लर्निंग, एआई का जमाना रखा, रोबोटिक्स है, तो आपको मैन की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इस तरीके की टेक्नोलॉजी को अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द चेंजिंग फील्ड। और जो अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, उसमें सबसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट कौन सा है जिसको इंडिया को प्रायोरिटाइज करना चाहिए? देखिए, जो हम टैक्टिकल बैटल की बात करेंगे तो हमारे जो टैंक्स एंड गन्स है उनके जो, और जो कम्युनिकेशन सिस्टम आ रहा है आज की डेट में, वो अल्टीमेट है। एयरफोर्स की बात करेंगे तो 5th जनरेशन जो LCH का है। अगर हम नेवी की बात करते हैं तो आज की डेट में हमारे सबमरीन का प्रोजेक्ट और एयरक्राफ्ट कैरियर, तमाम तरीके फ्रिगेट एंड डिस्ट्रॉयर्स, ये दे आर द वन। एंड जो हमारा नेवी में आपने देखोगे तमाम तरीके के सी चेंज आया है। अगर हम अरेबियन ओशन से इंडियन ओशन की तरफ ध्यान देते हैं, और इंडियन ओशन में आप फोर्स टू रेकन विथ है। आप मलाक्का स्टेट से लेके पूरे एशियन नेशन और इंडो पैसिफिक रीजन को आप डोमिनेट कर रहे हैं। इसीलिए अमेरिका आपको क्वाड में शामिल करके आपके साथ लगा। तो ये सारी चीजें हैं, तीनों विधाएं हैं अपने आप में। ये दीज आर द गेम चेंजर्स। ओके, वेरी नाइस। और कोई ऐसी जो मिथ है इन टर्म्स ऑफ आर्मी लाइफ जो कि आपको लगता है कि यू वुड लाइक टू डिबंक? देखिए, सबसे पहली बात तो सबसे होता है कि सिक्योरिटी पे लोगों का ध्यान कम जाता है। ये पहले जब मैं था तो मैं बहुत सेंचुर था, तमाम लोग बोलते थे कि आप फौज में आप करते क्या हो। तो करते क्या हो का आंसर आपको मिल गया, जिस तरीके से वर्ल्ड में दशा चल रही है। और करते क्या का रिजल्ट आपने 71 और 65 और कारगिल में देखा है। तो ये सारी चीजें, और जो बोलते हैं कि फौज में आप हैं तो एक लोगों का माइंडसेट बन गया कि आप शहीद होने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को निकाल दीजिए। शहीद होने के लिए नहीं, हम लोगों को दुश्मनों को मारने के लिए जाते हैं, मरने के लिए वहां नहीं गए। तो ये जो 2-3 चीजें हैं, और लोगों को अब आगे आना चाहिए। आज की डेट में लड़ाई ने ये प्रूव कर दिया कि सिविलियन भी उतना ही वल्नरेबल है जितना आर्मी में। सिविलियन टारगेट्स हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, देखा आपने तमाम तरीके की स्ट्राइक होती। तो जो आर्मी और जो सिविल का जो डिस्टिंक्शन था वो ब्लड हो गया आज की डेट में लड़ाई में। तो सारे लोग वल्नरेबल हैं। तो और एक दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर बेटा आपका फौज में जा रहा है तो वो शहीद होने के लिए जा रहा है। वो शहीद होने नहीं जा रहा है, वो देश की सिक्योरिटी के लिए जा रहा है और दुश्मनों को मार गिराने के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, आई थिंक इंटेंट है ये। तो ब्रिगेडियर साहब, एक और चीज़ है, जैसे मुझे लगता है कि आपने इतने सारे मे बी हाई प्रेशर माहौल में रहे हैं आपने, और यू हैव एक्सेल्ड, बट कोई ऐसी ह्यूमरस सिचुएशन भी होगी पूरे इस करियर में? देखिए, मैं बताता हूँ कि जब मैं CEO था तो मैं हर एक चीज को बड़े सीरियसली और थोड़ा गंभीरता के साथ लेता था जी। तो मैं OP एंड पे एक टारगेट एंड पे शूटिंग करा रहा था और मेरा एडजुटेंट गन एंड पे था। तो वहां से मैं फायर ऑर्डर दे रहा था। तो एडजुटेंट, हुआ ये कि एम्यूनिशन खत्म हो गया, ट्रेनिंग एम्यूनिशन होता है, फायर हो गया, खत्म हो गया। तो एडजुटेंट वाज सो मच कंसर्न कि एक GPO गन पोजीशन ऑफिसर ने उसको रिपोर्ट किया कि सर एम्यूनिशन खत्म हो गया, कैसे फायर करें। कहता आई डोंट नो एम्यूनिशन है चाहे नहीं है, फायर करो, CO साहब ने बोला है। एक ये इंसिडेंट था। दूसरा इंसिडेंट बताता हूँ, जब मैं CO था तो कुछ पार्टीज होती हैं लाइटर मोड पे, तो लोगों का गेट टुगेदर, किसी का मैरिज एनिवर्सरी या कुछ इवेंट था उसके लिए। तो मेरे पास मेस सेक्रेटरी जो आया कि सर क्या डिनर बनेगा। तो मैंने कहा एज अ कमांडिंग ऑफिसर आई शुड नॉट टेल यू। तो मैं लाइक इलाहाबादी टोन में बोला मैंने कि चेपम चेप खाना बनना चाहिए। चेपम चेप खाना बनना चाहिए। जी। तो वो चला गया, मैंने अपने हेमरस मुझे बोल दिया। अब मैं जब मेस के अंदर घुसा तो मेस वाला आया और उसने रिपोर्ट दिया खाना तैयार है। सवाल CO साहब ने बोला था चपम चप खाना बनेगा, वही चपम चप खाना बना है। That was whole lot started laughing and then I explained कि what is चेपम चेप, something like that। हमें यूपी में ऐसे इस तरह के कुछ डायलेक्ट कह लीजिए या देशज शब्द जो है बहुत ही मतलब वो हैं फेमस भी हैं। जैसे आपने चेपम चेप बताया, उसी तरह से जैसे खलीफा हो गया, कानपुर के आसपास में बहुत सारे ऐसे मतलब ये सबके इंडिविजुअल स्टाइल है। भौकाल हो गया। तो मतलब ये सब जो शब्द हैं वो ज्यादा लोग यूज करते हैं।
और लोग एक बार ये वर्ड यूज कर लें तो सब कुछ पता चल जाता पता है। चल जाता है। हाँ। Yes, yes. तो जैसे आपने चेप वर्ड यूज किया, हाँ, मेस वाले को सब पता, हाँ क्या ये बनना क्या है। बनना है। हाँ, और साथ में जिस तरीके से उन्होंने वो रेप्लिकेट करने की कोशिश की, हालांकि फुल्ली नहीं कर, बोला चपम चप खाना बनना है, तो चपम चप बिकेम वेरी फेमस। वेरी नाइस। तो ब्रिगेड साहब, बस एक लास्ट मैसेज टू द मे बी आई थिंक यंग एंटरप्रेन्योर, जो कि लगता है कि टेक्नोलॉजी साइड में मे बी डिफेंस सेक्टर में अपना कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, दे वांट टू बिल्ड द करियर। एक तो वो लोग हैं जो कि आर्मी के साथ में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, Yes. सर्टेनली दैट इज द इंस्पिरेशन इन एनी केस फॉर ऑल ऑफ देम। और कुछ वो लोग हैं जो कि टेक्नोलॉजी साइड में, बिकॉज वी नीड मोर एंड मोर सच एंटरप्रेन्योर। इस सेक्टर को हमें अगर रोबस्ट करना है, उसको दूसरे लेवल पे ले जाना है, तो हमें ऐसे लोग भी बहुत नंबर में चाहिए। तो व्हाट इज द मे बी आई थिंक इंस्पायरिंग मैसेज फॉर दीज पीपल हु वांट टू बिल्ड देयर करियर इन द टेक्नोलॉजी साइड? देखिए, टेक्नोलॉजी एंडलेस है, और जिस तरीके से हमारी देश की दिशा है आज की डेट में, हम स्टार्टअप को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं, और तमाम तरीके के प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम डिफेंस प्रोक्योरमेंट के अंदर आते रहते हैं। उसमें छोटे छोटे इक्विपमेंट हैं, ये मैग्नीफाइंग साइट है, स्नाइपर राइफल के साइट्स हैं, या फिर सेंसर्स हैं, तमाम तरीके के आज की डेट में एंटी ड्रोन स्मॉल लिटिल रडार है, आज की डेट में हैंडहेल्ड जो ड्रोन जो लॉन्च किए जाते हैं उसको डिटेक्ट करने की चीजें हैं। तो इसके हम तमाम तरीके से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आते रहते हैं, आप उसको मॉनिटर करिए। और अगर आप डिफेंस के फील्ड में एंटर करना चाहते हैं तो आपका एक स्टार्टअप है, आपको तमाम तरीके की सहूलियतें, आप वो डिवाइस लाइए, और हर कमांड में आर्मी कमांडर प्रोक्योरमेंट फंड से तमाम तरीके के इंस्ट्रूमेंट ली जाते हैं। इवन डिफेंस का प्रोक्योरमेंट होता है, आप उसमें आप बिड कर सकते हैं, और अगर आपका इस इवैल्यूएशन में इस इक्विपमेंट स्टैंडर्ड पा दिया जाता है तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ में आप डीआरडीओ के टच में, ये तमाम तरीके के उनके स्मॉल कंपोनेंट की स्कीम निकलती रहती है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ में आप हर बार कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, एंड मत करें। यहाँ नहीं तो बीएसएफ नहीं तो आईटीबीपी नहीं तो कई सारे पैरामिलिट्री फोर्स हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं, उनकी भी यही रिक्वायरमेंट है। वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए करते हैं, हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए करते हैं। तो आप अपने आप को सेना तक ये सीमित न रखें, तमाम तरीके के पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उसके लिए जाइए, और साथ में इस तरीके के पे नजर रखिए। आप इसको फॉलो करें, ई टेंडरिंग का जमाना है, उसको आप फॉलो करें। स्टार्टअप को एनकरेजमेंट है, टेक्नोलॉजी आपके पास है, ब्रेन आपके पास है, आप उसमें सुटेबली पार्टिसिपेट कर सकते। तमाम तरीके के प्राइवेट एंटरप्राइजेस इसमें एंटर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर शरदेंदु सर का। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बड़ी लंबी बात हुई। उम्मीद है मैंने आपके सही सारे जो क्वेरीज थी उसको सही तरीके से पकड़ा, परखा और आंसर किया। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ में ये उम्मीद करता हूँ कि जो मैं पॉइंट कन्वे करना चाह रहा था उसको राइट पर्सपेक्टिव में से सुना जाएगा, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, जो हमारी फायर फाइटिंग विधा है, जो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न है, ये सारे के सारे एक इंडिविजुअल व्यू पॉइंट है। आप इसको समझें और आपके जो दर्शक हैं इसके ऊपर चिंतन मनन करें, और जो इंसाइट है, जो यूथ बिल्डिंग है, जो नेशन बिल्डिंग है, उसमें आप कंट्रीब्यूशन दें, और आपका भविष्य सुरक्षित है। तमाम तरीके के वर्ल्ड में जो क्राइसिस चल रहे हैं, आप उससे ऊपर हैं। आपका आप सौभाग्यशाली कि आप भारत में हैं, हिंदुस्तान में हैं, जिसके बॉर्डर सिक्योर हैं, और आपको एक एक्सेल करने का अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट ये देश प्रदान कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। सर्टेनली आपके इंसाइट्स बहुत बहुत अच्छे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे दर्शक हैं उन सबको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वार्तालाप से उनको मिलेगी, और मुझे लगता है कि शायद एक तरीके का उनको मार्गदर्शन भी मिलेगा कि कैसे हमारा जो सेक्टर है वो एक तरीके की एक नई मार्गदर्शन या दिशा दिखाता है सभी तरीके के आयु वर्ग और लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू। इट इज प्लेजर टू बी विद यू।